अच्छे से परीक्षा ली पार्वती की, और बहुत ही कठिन और गुप्त स्थान पे उनको ले गए। देख करके व्यक्ति सोचे कि ये कैसा स्थान है, कोई आदमी नहीं, कोई सौंदर्य नहीं। फिर भी पार्वती जी ने अपनी एलिजिबिलिटी जो है प्रूफ की, तो शिव जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। लेकिन उस समय विष्णु जी को लगा कि यार इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान है, पता नहीं शिव जी इसको पूरा ग्रहण कर पाए कि न ग्रहण कर पाए, तो कुछ तो इसका जुगाड़ करना चाहिए, मुझे भी ये ज्ञान सुनना है। तो विष्णु जी ने अपनी योजना रचना बना दी, ठीक है, कि कैसे सुनना है। तो शिव जी ने कथा शुरू की और योग का ज्ञान देते गए, कथा सुनाते गए। और क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज बहुत डीप होता है तो हमें नींद आ जाती है। जैसे इसी सेशन में मैं देर तक बात करूं तो कुछ लोग झपकी ले लेंगे, नींद आ जाएगी, या बढ़िया छोले भटूरे खा करके सेशन में बैठे हैं तो ऑब्वियसली नींद आ जाएगी, क्योंकि भोजन का प्रभाव है। तो पार्वती जी सुनते 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 सो गई, ठीक है, और शिव जी आंख बंद करके नॉलेज दे रहे हैं। बट पार्वती जी हाँ बोल रही थी, तब तक तो कथा चल रही थी। पार्वती जी ने हाँ बोलना बंद किया तो वो एक नदी थी बगल में, नदी से कोई बोल रहा था हाँ हाँ। शिव जी बोलते सुन रहे हो, बोले हाँ, ठीक है। तो जी। शिव जी ने पूरा पूरा ज्ञान दे दिया योग का, और नदी से आवाज आती रही कि जो है हाँ सुन रहे हैं, हाँ हाँ, बीच में हाँ हाँ चलता रहा। तो शिव जी को लगा कि पार्वती सुन रही है, ठीक है। शिव जी ने आंख खोला, देखा तो अरे ये तो पार्वती तो सो गई है, हाँ कौन बोल रहा है। तो देखा कि एक मछली है नदी में, वो हाँ बोल रही है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मछली कौन है जो इस गुप्त स्थान पे आकर के मेरे ज्ञान को सुनी और पीछे से हाँ हाँ बोल रही है। तो फिर शिव जी ने उस मछली को बुलाया, बोला आपने मेरा पूरा ज्ञान ले लिया, और बिना मेरी आज्ञा के या तो आप मेरा ज्ञान लौटाइए या तो फिर आप इसका पश्चाताप करिए। तो मछली ने कहा कि ज्ञान तो मुझे मिल गया है, मैं लौटा नहीं सकता, ज्ञान लेने के लिए ही मैं यहाँ पर मछली का एक कह लीजिए रूप बना करके आया। तो पार्वती जी आंख खुल गई। पार्वती जी ने कहा मेरे स्थान पे इसने मेरा ज्ञान सुना है, तो एक तरह से कह लीजिए तो ये मेरा पुत्र हुआ, इसको आप दंड नहीं दे सकते। तो भाई अब जो होम मिनिस्ट्री की होम मिनिस्ट्री की बात कौन टाले, गृह मंत्रालय की पत्नी ने बोल दिया तो पति तो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा है, जो आज्ञा देवी। तो ऐसी बात रही। तो शिव जी ने कहा चलो ठीक है, इसने ज्ञान ले लिया है तो अब ले ही लिया है। तो वो पहली बात थी, पहली स्टोरी थी जहां से योग का ज्ञान आगे बढ़ा। तो व्यक्ति कौन हुए, वो व्यक्ति हुए मत्स्येंद्र नाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ विष्णु के अवतार। तो विष्णु जी ने योजना बना करके अपने आप को मछली के रूप में परिवर्तित किया, छुप करके शिव जी का ज्ञान सुना और बीच में हाँ 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 बोलते रहे। और फिर बाद में मत्स्येंद्र नाथ ने यह ज्ञान गोरखनाथ को दिया। फिर गोरखनाथ के माध्यम से नाथ योगियों ने पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान, मिडिल ईस्ट, पर्शिया, हर जगह आपको मिस्र, इवन मिस्र के पिरामिड्स में भी देखो तो पूर्णिमा के दिन मिस्र के पिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि पूर्णिमा की पूरी रोशनी जब एक मेडिटेशन करने के लिए व्यक्ति बैठता है तो उसके बीच सर पे पड़ती है। तो योग की प्रक्रियाओं का अभ्यास वो उस समय करता है। तो वहां भी नाथ योगियों ने गोरखनाथ से योग का प्रचार प्रसार किया। तो दुनिया के हर देश में योग की शाखाएं, जड़ें हैं, इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। आज इसको हम धर्म से जुड़ते हैं, हिंदू धर्म से जुड़ते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म ने इसको संरक्षित किया। अब बहुत रिसर्च के बाद ऐसा हुआ, सामने आया ये तथ्य कि दुनिया में हर जगह योग किसी न किसी रूप में रहा है, लेकिन आक्रमणों के कारण से या फिर प्राकृतिक आपदाएं आ गई, वहां की संस्कृति नष्ट हो गई, तो वो योग को संरक्षित नहीं कर पाते। योग को सबसे अधिक संरक्षित और विकसित करने का कार्य भारत में हुआ और हिंदुओं के माध्यम से, इसलिए इसको हिंदू धर्म से लोग रिलेट करते हैं। बट अर्लियर देखा जाए, बहुत पहले देखा जाए तो एक विश्व की संस्कृति का भाग था। योग एक जीवन पद्धति, एक लाइफ स्टाइल है, हर जगह योग था। तो ये मैंने कथा बताई कि किस तरह से योग जो आज हम करते हैं हठ योग, तो उस समय शिव ने पार्वती को हठ योग की शिक्षा दी। हठ योग मतलब प्रयत्न। दूसरा ह का मतलब क्या होता है, ह का मतलब सूर्य होता है, ठ का मतलब चंद्र होता है। जब हम बैठे हैं तो हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसे चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो इसका बड़ा ब्यूटीफुल एक सिग्निफिकेंस है कि आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति से ये नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। अब सब लोग अपनी अपनी नाड़ी चेक कर सकते हैं। नाड़ी इन द सेंस
कि किस नासिका में ब्रेथ का फ्लो, श्वास का प्रवाह बहुत इजी है। तो अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में बहुत इजीली ब्रीदिंग चल रही होगी तो आप मानसिक रूप से शांत होंगे। ऐसे शांत होंगे, ठीक है सेशन चल रहा है, चलता रहेगा, खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया तो भी ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मेंटली रिलैक्स। ठीक है कि अरे ठीक है, सब तमाम लोग सेशन होता रहता है, अपने आप को तो ज्वाइन ही करना है, और क्या सब प्रेजेंटेशन और हाजिरी लग जाए बहुत है, ठीक है। वो मस्ती मार रहे हैं, कोई और बगल में लैपटॉप चल रहा है, छोले भी खा रहे हैं और आइसक्रीम भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, दे आर वेरी रिलैक्स, अगर आपका ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है। बट आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, सेम टाइम यू विल बी वेरी लॉजिकल। मेरी हर बात पे आपको क्वेश्चन आता होगा, आपको इमेजिनेशन होता होगा, आप सोचते होंगे, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा होती होगी, आपके अंदर और विचार आते होंगे। तो ये ऐसा अपने ऋषियों ने बोला, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो कुछ उस ब्रह्मांड में है वो सब हमारे पिंड में है। सोलर एंड लूनर, लेफ्ट एंड राइट, ये दोनों नाड़ियां हमारे शरीर के भीतर प्रवाहित हैं, जो हमारे मेंटल और फिजिकल स्टेटस के बीच पे बैलेंस करते हैं। मेडिकल में से बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक सिस्टम फ्लाइट एंड फाइट मोड है, जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है सिंपैथेटिक सिस्टम आपके भीतर तनाव पैदा करता है, आप तुरंत एक्टिव होते हैं कुछ करने के लिए। पैरासिम्पैथिक सिस्टम आपको रिलैक्स करता है, तो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से जुड़ी है, राइट नोस्ट्रिल आपके सिंपैथेटिक सिस्टम से जुड़ी है। तो ये दोनों हमेशा बदल बदल के चलता रहता है। अभी 1 घंटे बाद आपकी नॉस्ट्रिल चेंज हो जाएगी, तो इसका जो साइकिल है वो 90 मिनट्स तक होता है। 90 मिनट में आपकी ये नाड़ियां बदलती रहती हैं, इसी के अनुसार आपका मन भी बदलता रहता है। लेफ्ट चल रही तो आप मेंटली रिलैक्स होते हो, राइट चल रही तो मेंटली एक्टिव होते हैं। तो अपने यहाँ शिव ने यह भी पार्वती को ज्ञान दिया कि कौन सी नाड़ी चले तो क्या काम करना चाहिए। ट्रेवल करना है, म्यूजिक की प्रैक्टिस करनी है, मंत्र चैंटिंग करनी है, साधना करनी है, योग करना है, किसी से झगड़ा करना है, युद्ध पे जाना है। तो दे रिवील द ब्यूटीफुल साइंस हाउ टू यूज द सिस्टम ऑफ नाड़ी। तो ह का मतलब सूर्य, ठ का मतलब चंद्र। ठीक है, ये दोनों नाड़ियों में अपने ब्रेथ का प्रवाह, प्राण का प्रवाह होता है, और दोनों के बीच में एक और नाड़ी है जिसे क्या बोलते हैं, बहुत लोगों ने सुना होगा, जो लोग थोड़ा योग के बारे में जानते हैं। एनी आंसर इज देयर, विच इज द, क्या किसी को आइडिया हो तो आप बता सकते हो मैसेज बॉक्स में। तो आई थिंक सब आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड सुषुम्ना नाड़ी। अपना नाड़ी क्या है, नाड़ी का मतलब वो बहुत ही सूक्ष्म चैनल जिसमें से प्राण होके बहता है। अभी साइंस के स्टूडेंट होंगे तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्राणा एंड ब्रेथ। ठीक है ना, प्राणा है, प्राण है, प्राणा मीन्स लाइफ फोर्स एनर्जी, आपके भीतर लाइफ फोर्स एनर्जी है तब आपका जीवन चल रहा है। इवन आप ब्रेथ को रोक सकते हैं, ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, प्राणा को नहीं रोक सकते। प्राण आपके शरीर से गया तो आप खत्म। तो अपने शरीर में ऐसा बोलते हैं कि 72,840 नाड़ियां जिसमें से प्राण होकर के बहता है। तो ये जो प्राणिक इम्बैलेंस होता है ये विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण है। जैसे आपका हिप्पोकैम्पस पीछे है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस ब्रेन से जुड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो आपके ब्रेन को, स्पाइन को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, तो बार बार उस सेंटर को आप एक कह लीजिए कि टच करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो आपका हिप्पोकैम्पस सिकुड़ने लगता है। जब आपका हिप्पोकैम्पस सिकुड़ने लगता है तो आपको बहुत तरह की डिसीज हो जाते हैं। इवन आपको नहीं पता, या पता भी होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से आप कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ अच्छा, फिर भी आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, आपका लंबर रीजन में पेन हो जाता है, आपको स्पाइन का डिसऑर्डर हो जाता है, आपको पाइल्स हो जाता है, केवल स्ट्रेस लेने से। उसका कारण क्या है कि हिप्पोकैम्पस के थ्रू होकर के जो नर्व्स आती हैं उसमें एक श्रिंकनेस, एक सिकुड़न आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जिन नाड़ियों से प्राण बह रहा है वहां प्राण का ब्लॉकेज हो गया। तो योग में क्या करते हैं, उन प्राण के ब्लॉकेज को हटाते हैं, प्राणायाम से, योग से, ध्यान से, अन्य विधियों से, फिर धीरे धीरे आप क्योर होने लगते हैं। तो प्राण इज अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन योगा एक्चुअली। तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्राणा, नॉट ब्रीदिंग। तो ये जो अपना प्राण है राइट और लेफ्ट से हमेशा प्रवाहित होता है, तो कुछ ना कुछ आपको करना है दोनों सिचुएशन में।
लेकिन बीच में एक इम्पोर्टेंट नाड़ी होती है जिसे बोलते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना में जब आपका प्राण प्रवाहित होने लगता है या आपकी ब्रीदिंग फ्लो होने लगती है, तो वो मेडिटेशन की आइडियल स्टेट है। उस समय आपको कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करके बैठो, अपने आप ध्यान लगेगा। ठीक है, तो ध्यान का इस पे चर्चा करेंगे, बट एक रेफरेंस आया तो मैं बता रहा हूँ। तो ये 1 घंटे, ये 1 घंटे, ये 1.5 घंटे, ये 1.5 घंटे, ये लगभग 90 मिनट 1 घंटे के बीच का साइकिल है, सबका अलग अलग होता है। तो 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे अल्टरनेट चेंज हो सकती है। तो ओवरऑल स्वस्थ व्यक्ति का ये एक रेशियो है कि 12 घंटे राइट चलती है और 12 घंटे लेफ्ट चलती है, इज इक्वल टू 24। लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आता है जब आपकी न राइट में चलती है न लेफ्ट में चलती है, दोनों के बीच में चलती है, सुषुम्ना में। वो समय कब होता है? तो वो समय होता है जब दिन और रात मिलते हैं। तो एक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय, दूसरा सनराइज का समय, फिर सनसेट का समय, फिर रात को एक ऐसा समय आता है। तो लगभग 5-6 बार पूरे दिन में एक ऐसा नेचुरल चेंज होता है जब आपके भीतर भी चेंज होता है, लेकिन वी आर नॉट अवेयर, हम अवेयर नहीं है, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर उस समय को उपयोग करें तो बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी लेक्चर के, सिंपली बस आंख बंद करके आराम से बैठें तो अपने आप मन शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हठ का मतलब जबरदस्ती नहीं करना, हठ का मतलब सूर्य और चंद्र के बीच संतुलन स्थापित करना। तो वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से सूर्य और चंद्र नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित होता है, उस क्रिया को हठ योग कहते हैं। हठ योग के बहुत से अंग हैं। ठीक है, तो आज हम जो भी करते हैं हठ योग का एक पार्ट करते हैं, चाहे कपालभाति करें, चाहे कुछ आसन करें, चाहे कुछ योगा करें, तो वो हठ योग का एक पार्ट या 2 पार्ट आसन है और प्राणायाम है। ध्यान तो हम करते ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में बहुत नहीं पता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ध्यान के शिविर कराते हैं। तो कुछ चीजों की एक कह लीजिए धारणात्मक पुष्टि या कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज जो हम योग के नाम पे करते हैं वो केवल हठ योग है। ठीक है ना, लेकिन उसमें मेडिटेशन का अभाव है, रिलैक्सेशन का अभाव है, प्रॉपर गाइडेंस का अभाव है। तो हठ योग की जो परंपरा भारत में चली है उसके आदि गुरु शिव हैं। इवन हर प्रकार के योग के आदि गुरु शिव हैं। बाद में लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से समझा जाना। तो आज जो हम हठ योग करते हैं उसके जो प्रणेता एक प्रकार से कह लीजिए गोरखनाथ। ठीक है ना, तो हठ योग की परंपरा का अभ्यास करते हैं, लेकिन नाम लेते हैं पतंजलि का। पतंजलि ने एकदम योग के अलग डायमेंशन को टच किया। तो पतंजलि के योग को बोलते हैं राजयोग, सुप्रीम योगा। तो हठ योग के टीचर से या मास्टर से बोलते हैं कि हठ योग का उद्देश्य ये है कि आप राजयोग में प्रवेश करो, सुप्रीम योगा की ओर। हठ योग बेसिकली आपके बॉडी एंड माइंड से रिलेटेड है। अगर आपका बॉडी एंड माइंड सपोर्टिव नहीं है, हेल्थी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप योग में तो भूल जाओ कुछ करोगे, आप जीवन में भी कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले योग और ध्यान की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम बॉडी का प्रिपरेशन करते हैं। बॉडी तैयार होनी चाहिए योग और ध्यान के लिए। अगर बॉडी तैयार नहीं है तो आप योग और ध्यान में नहीं जा सकते। तो बॉडी प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक छोटा सा कह लीजिए कि योग का परिचय पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन आज के सेशन के लिए मुझे लगता है कि पर्याप्त होगा। उसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि योग के कई प्रकार हैं। तो शरीर और मन के लिए करते हैं तो हठ योग है, तो हठ योग है। केवल मन के लिए करते हैं तो राजयोग है, जिसमें ध्यान का अभ्यास करते हैं। फिर मंत्र योग है, मंत्रों की चैंटिंग करते हैं। मंत्र एक बहुत बड़ा साइंस। आज जिस तरह से लोग पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, मंदिरों में मंत्र पढ़ते हैं, दिस इज टोटली फॉल्स। ये कोई साइंस नहीं है, ये केवल एक शुद्ध भाषा में कहा जाए तो बस काम चलाने वाली बात है। आपका भी काम चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है, बस आप भी भगवान को घूस देते हो ये काम हो जाएगा, मंत्र पढ़ देंगे, रुद्राभिषेक कर देंगे तो काम हो जाएगा। और पंडित जी भी एकदम तैयार रहते हैं कि बस हाँ जजमान पैसा दे तो हमारा भी काम हो जाए। ठीक है, 2 घंटे की पूजा, अरे टाइम नहीं, ऑक्सीजन आधे घंटे में पंडित जी करा दी। पंडित जी को भी बढ़िया हो गया कि भाई पैसा मिल रहा है, आधे घंटे में पूजा हो जाएगी, दूसरी जगह कराएंगे और पैसा मिलेगा। तो जैसे यजमान वैसे पंडित। तो मंत्र का जो साइंस है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। बहुत कम ऐसे स्कॉलर्स हैं या सीकर्स हैं जो मंत्र के बारे में आपको रियली बता सकते हैं। तो मंत्र योग भी एक योग है। हठ योग
लय योग, मंत्र योग, ध्यान योग, क्रिया योग और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बहुत से योग की शाखाएं हैं। ठीक है, लेकिन योग का एक सिंपल अर्थ होता है संतुलन। किसके बीच में? शरीर, श्वास और मन। ठीक है, शरीर, सांस और मन किसी एक चीज से पूरी तरह से जुड़ जाए, बस योग का यही उद्देश्य है, सरल भाषा में। ठीक है, तो इसके लिए हम बहुत सी विधियों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बहुत टफ आसन करते हैं, उल्टा खड़े हो जाएंगे, प्राणायाम करेंगे, सांस रोक लेंगे, दिस इज वन काइंड ऑफ प्रैक्टिस। कुछ लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भी वो पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं उस डिवाइन एक्सपीरियंस के साथ, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ योगा। कुछ लोगों को न योग करना है न भक्ति करना है, कुछ लोग केवल कर्म करते हैं, बोलते हैं कर्म ही पूजा है। ठीक है ना, तो कर्म को भी योग की तरह किया जा सकता है। उसके साथ बस एक आइडियल कंडीशन है कि आपका जो माइंड जो रिजल्ट के साथ अटैच हो जाए। जैसे आप एग्जाम लिख रहे हैं तो दिमाग में टेंशन चल रही है, फर्स्ट क्लास आएगा, सेकंड क्लास आएगा, पास होंगे कि नहीं होंगे, ये जो टेंशन है ना, आपको पूरी तरह से विचलित और परेशान कर देती है। ठीक है, तो कर्म योग इस तरह से करते हैं कि आप जीवन में कोई भी कर्म करो, बस आप तनाव को छोड़ दो और रिजल्ट से जो आपका अटैचमेंट है, रिजल्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए, या जो एक फियर है कि रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फियर और सिक्योरिटी छोड़ दो। आप केवल और कर्म करो, केवल और केवल अपना 100% कर्म करो, दिस इज द स्टाइल ऑफ कर्म योगा। इससे भी जीवन में आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को आप नहीं मानते तो आप स्वयं को प्राप्त कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन को उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये भी एक कर्म करने का स्टाइल है जिसे कर्म योग बोलते हैं, ज्ञान योग। ठीक है, आपका नहीं मन कर रहा है आसन करने का, नहीं मन कर रहा है प्राणायाम करने का, आप बातूनी बहुत है, आपको बात करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो आपके लिए क्या रास्ता है? तो उसके लिए अपना वेदांत का पथ बताया गया। वेदांत मतलब कि वेद तो बहुत बड़ा है, लेकिन वेद का जो क्रिस्प है, जो वेद का सार है, जो हाईएस्ट नॉलेज है, उसे वेदांत बोलते हैं। तो वेदांत में केवल लॉजिक से, केवल बात करके, विश्लेषण करके और डीप लॉजिक के थ्रू जो है हम ट्रुथ को रिवील करते हैं, सेल्फ को रियलाइज करते हैं। बट इसके लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए, बहुत ही एलिजिबल मास्टर और डिसाइपल दोनों चाहिए। तो ये भी एक रास्ता है कि ठीक है भाई, नहीं सुबह उठ करके पेट हिलाना है, पार्क में बैठ के सांस लेना है, हाथ ऊपर नीचे करना है, कुछ नहीं करना है। कितना जिंदगी में बुढ़े हो जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ऐसी चीज चुनी जाए जो जीवन भर कर सकते हैं। तो बात करना कितना आसान है, जिंदगी भर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर ज्ञान से सत्य को पाना है, दिस इज पाथ ऑफ ज्ञान योगा। ठीक है, तो इस तरह से योग के बहुत से स्ट्रीम हैं। आप जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी हो उसके अकॉर्डिंग, आप बहुत लविंग हैं, आपको गाने में, भक्ति में, ईश्वर का नाम लेने में बहुत इंटरेस्ट है, तो यू कैन यूज भक्ति योगा। आप बातुनी हैं, लॉजिकल हैं, साइंटिफिक हैं, यू कैन यूज ज्ञान योगा। आप थोड़ा सा बॉडीली स्ट्रांग होना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि शरीर नहीं कुछ नहीं, शरीर को मजबूत बनाओ, तो उसके लिए क्या है? हठ योगा, ढेर सारे आसन है, बोलते हैं जितने जीव जंतु उतने आसन, उतने पोस्चर। तो आप पोस्चर्स का अभ्यास करो, आसनों का अभ्यास करो, प्राणायाम का अभ्यास करो। ठीक है, आपको नहीं आसन करने हैं लेकिन आप शांत होकर के देर तक बैठ सकते हैं, तो उसके लिए क्रिया योग है, ध्यान योग है, उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ योगा, स्कूल्स ऑफ योगा। ठीक है ना, तो बहुत तरह की स्कूल्स ऑफ योगा हैं। अपनी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, योग की एक विधा को चुन सकते हैं, लेकिन दिस इज ओनली इनिशियल पाथ। ठीक है, सच में अगर आप योग की दिशा में बढ़ते हैं, ध्यान की दिशा में बढ़ते हैं, तो अंत में ये सारे रास्ते एक जगह जाके मिल जा सकते हैं। जैसे पहाड़ की चोटी है, वहां पहुंचने के रास्ते तो अलग हो सकते हैं, लेकिन अंत में जब चोटी पे पहुंचोगे तो आपका जो गोल होगा वो एक हो। जैसे मुंबई है, ठीक है, तो मुंबई में पहुंचने के 1000 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन लास्टली आप पहुंचेंगे तो मुंबई ही बोला जाएगा। उसी तरह से आप सच में योग का अभ्यास कर रहे हैं तो अंत में आप ज्ञानी भी हो जाएंगे, भक्त भी हो जाएंगे, कर्म योगी भी हो जाएंगे, हठ योगी भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप कुर्सी का एक पांव पकड़ के खींचते हैं तो पूरी कुर्सी एक साथ चली आती है। ऐसा नहीं कि एक पांव पकड़ खींचते हैं 3 पांव नहीं आते, पूरी कुर्सी एक साथ आती है। तो एक पांव पकड़ के कुर्सी का खींचोगे तो पूरी कुर्सी आ जाएगी। तो योग का एक स्ट्रीम या एक स्कूल पकड़ के चलोगे तो सारे स्कूल्स का नॉलेज धीरे धीरे आपको अपने आप हो जाएगा। तो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम योग के किसी भी मार्ग का चयन कर सकते हैं। अच्छा, योग किस लिए करें कि आज जो ट्रेडिशन चला है, बेसिकली today's we can see the tradition are going on like a commercial yoga।
ठीक है, कॉमर्शियल योगा चल रहा है, ठीक है, बढ़िया मॉडल को खड़ा कर दिया, उसके थोड़े पोस्चर अच्छे हैं, पेंट वेंट लगा के बढ़िया पोत पात के खड़ा कर दिया, और फिर वो बढ़िया मिनी स्कर्ट्स पहन के योगा कर रही है, देखने वालों को भी अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उसको योगा नहीं आता, बट शो ऑफ की जरूरत पड़ी तो एक्चुअली वी हैव टू सी दिस इज एक्चुअली कमर्शियल एंगल और योगिक एंगल, वी हैव टू सी। ठीक है, तो आज योग को आकर्षक बनाने के लिए, कमर्शियल एंगल से समझाने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडल योगा शुरू हो गया, फिर कैलिफोर्निया में नेकेट योगा शुरू हो गया, कपड़े उतार के योगा कर रहे हैं, फिर गोवा में फ्रेंच कॉलोनीज में कॉन्टेक्ट योगा कर रहे हैं, नंगे पड़े हैं, आपस में मिल रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट योगा। फिर बियर योगा शुरू हो गया, बनाना योगा शुरू हो गया, हॉट योगा शुरू हो गया, कोल्ड योगा शुरू हो गया, पानी में खड़े होकर आसन कर रहे हैं तो वाटर योगा हो गया, फिर दो पार्टनर एक के ऊपर खड़े होकर के एक्रोबिक्स कर रहे हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं, एक्रोबिक योगा हो गया। तो दीज आर एक्चुअली ग्लिम्स ऑफ योगा, इतना भी नहीं कर सकते, दिस इज सीम्स लाइक योगा बट एक्चुअली दिस इज नॉट योगा। ठीक है ना, तो अब योगा को हम केवल कुछ शरीर को कसरत करके उल्टा सीधा तोड़ना मोड़ना ही योगा, सुबह उठ के इतनी लंबी गहरी सांसें लेना कि पड़ोसी डर जाए, भैया सुबह सुबह पांडे जी क्या कर रहे हैं, तिवारी जी, त्रिपाठी जी, रावत जी क्या कर रहे हैं। पार्क में आप जाओ, टहलते रहो, तो अचानक से लोग कपाल भाती या सांस लेना शुरू करते हैं तो लगेगा जैसे सांप कहीं से आ गया। तो इस तरह की चीजें ही लोग समझते हैं कि इतना ही योगा है। तो सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा, योगा इज अ कंप्लीट बॉडी। ठीक है, योगा एक समग्र शरीर है, होलिस्टिक अप्रोच है लाइफ के लिए और ट्रुथ के लिए और सेल्फ को रियलाइज करने के लिए। ठीक है, तो जैसे बोले कि ध्यान और योग और आसन, तो हम तीनों को अलग अलग बोलते हैं। आज मेडिटेशन का सेशन है तो कल योग का सेशन है, परसों प्राणायाम का सेशन है। ठीक है, तो योग के नाम पे तीन अलग अलग सेशन लेते हैं, जबकि ये तीनों सब्जेक्ट एक है। जैसे मेरा शरीर है तो उसमें मेरी नाक है और कान है, आंख है, तो वैसे ही योग पूरा शरीर है, उसमें ध्यान भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, प्रत्याहार भी है, और यम है, नियम है, बहुत सी चीजें हैं। तो योग जो शब्द है उसमें ध्यान भी जुड़ा है, आसन भी जुड़ा है, प्राणायाम भी जुड़ा है, फिजिकल प्रैक्टिस से जुड़ी है, मेंटल प्रैक्टिस से जुड़ी है, कंसंट्रेशन जुड़ा है, एब्जॉर्प्शन जुड़ा है, सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि आज हम योगा करेंगे, आज हम प्राणायाम करेंगे, आज हम आसन करेंगे, जबकि हम केवल आसन ही कर रहे हैं तो कह रहे हैं योगा कर रहे हैं, हम केवल प्राणायाम कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम योगा कर रहे हैं। तो देयर आर मेनी कंफ्यूजन्स। ठीक है, बट ओवरऑल अभी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में क्या है, कुछ भी योगा के नाम पे कर लो, थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हो जाते हो। ठीक है, तो अभी योग की सिचुएशन क्या है, योग अभी एक दवा के रूप में लोग यूज कर रहे हैं, एज ए पिल। ठीक है, एज अ मेडिसिन। ठीक है, तो योग का रियल एक्सपीरियंस उनको नहीं है। तो फिलहाल तो मैं ये कहता हूँ कि जो बीमार है उसके लिए दवा की जरूरत है, पहले दवा खा के खुद को सही कर लो, फिर तुम्हारी इच्छा और इंटरेस्ट हो तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ो। ठीक है, तो अभी जिस योग के विषय में मैं आपसे चर्चा कर सकता हूँ, दिस इज काइंड ऑफ थेरेपी योगा, दिस इज नॉट एक्चुअल योगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ योगा। तो पूरे योग को आज के प्रेजेंट सिनेरियो में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है थेरेपी योगा, दूसरा है योगा फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और योगा फॉर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। ठीक है ना, तो दो स्ट्रीम में हम योग को समझ सकते हैं। तो आज योग के नाम पे जितना भी सर्कस, कसरत, प्रैक्टिस, शो ऑफ, जो भी चल रहा है योग के नाम पे, दिस इज काइंड ऑफ योगा थेरेपी। कि व्यक्ति को पत्नी से झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, नई गर्लफ्रेंड आ गई, पुरानी वाले से खराब है, या फिर कहीं पर जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, घर वाले हमेशा बोलते रहते हैं किसी काम के नहीं हो, या फिर बाहर चले गए तो खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी में चले गए तो पीने को अच्छा नहीं मिल रहा है, कपड़े अच्छे नहीं, वी हैव मेनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, अपने आप को प्रूव करना है। ठीक है, कि आई एम द बेस्ट, ये सबसे बड़ा टेंशन है। ठीक है, तो दुनिया भर की टेंशन लेकर के हम चलते रहते हैं। वो टेंशन, स्ट्रेस हमारे अंदर बहुत प्रकार के डिजीज क्रिएट करता है। अपने योगिक ट्रेडिशन में बोलते हैं कि रोग पहले मन से होता है, उसके बाद शरीर पे दिखता है। तो WHO भी बोलता है 70% डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक। रोग मन से शुरू होता है, शरीर में बाद में वो लक्षण के रूप में दिखता है। तो जो भी आपके शरीर मन में रोग है वो बेसिकली है क्या,
वो आपके मन की अव्यवस्था है, वो आपके भीतर का स्ट्रेस है, आपके भीतर का प्राणिक इम्बैलेंस है। तो आज जितने लोग भी योग करने जाते हैं, इसलिए योग करना है, वेट ज्यादा हो गया तो 0 साइज फिगर चाहिए, मोटे से पतला होना है, कुछ लोगों को पतले से मोटा होना है, इसलिए योग करना है ताकि पिज्जा खाएं तो अच्छे से पचा सकें, ठीक है। या फिर आज तो स्टेटस भी है कि भाई योग करते हैं, हेल्दी रहें। तो जो हमने योग का एक स्पिरिट या एक कह लीजिए कि योग का जो इंस्पिरेशन करने का माध्यम चुना है, वो बहुत ही गलत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है, छोटा है, ठीक है। तो आज हम योग करते हैं तो उसके छोटे छोटे लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, कि पतला होना है, मोटा होना है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, साइकिक डिसऑर्डर है, बहुत सी चीजें, तो योग करेंगे स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक वैसे ही है, आप बीमार हैं, दवा खाए, स्वस्थ हो गए, दवा छोड़ दिए। इस तरह से योग कर रहे हैं, शांति मिली, रोग खत्म हुआ, फिर आपका योग खत्म, फिर तो एकदम पूरी तरह भोग में जो है कूद गए। लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ भोग एंड योग। बिना भोग के योग नहीं हो सकता, बिना योग के भोग का आनंद नहीं ले सकते। वी हैव टू क्लियर, ठीक है। तो अपने यहाँ बोला गया, वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती के सुखों का भोग वही कर सकता है जो वीर हो, ठीक है। तो योग से अपने भीतर वीरत्व आता है। लाइफ में बहुत से चैलेंजेस है, बट आपके पास योग की दृष्टि है, योग की ताकत है, तो सारे चैलेंजों के बीच में भी आप अपने सुख का मार्ग ढूंढ लेंगे, समाधान का मार्ग ढूंढ लेंगे। तो योग का एक उद्देश्य और है, आपके भीतर जो सुपर इंटेलिजेंट पावर है, उसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना। अब आपके अंदर की प्रतिभाओं को चमकाना, आपके भीतर की प्रतिभाओं को जागृत करना, ये भी क्या है, योग का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो सुपर नेचुरल पावर्स योग के थ्रू जो आपके भीतर ही है, कैसे जगा सकते हैं, उसका बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर एक माध्यम अपने ऋषियों ने योग के रूप में दिया है। तो ये योग के विषय में थोड़ा सा परिचय हुआ, ठीक है। तो अभी 11:46 हो रहे हैं, तो मैं 4-5 क्वेश्चन लेना चाहूंगा। अभी तक मैंने जितना बोला है उसके आधार पे अगर किसी का क्वेश्चन आता है तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। तो 5 क्वेश्चन लेने के बाद फिर हम एक प्रैक्टिकल ध्यान का सेशन करेंगे, फिर उसके बाद और क्वेश्चन। तो जिन जिन पार्टिसिपेंट्स के पास कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम्स हो, वो आप ड्रॉप कर सकते हो मैसेज बॉक्स में, आपको अभी इंस्टेंट आंसर मिलेगा सर से। सर, सौम्या उप्रेती कहती हैं, सर पतंजलि के 8 लम्स ऑफ योगा में आसन आसन और प्राणायाम भी तो आते हैं, तो हम हठ योगा को अलग कैसे कह सकते हैं? जी, तो मैं उनसे प्रश्न करूंगा कि आसन और प्राणायाम तो आते हैं, बट आसन प्राणायाम के बारे में पतंजलि ने कहा क्या है, क्या उनको पता है? सौम्या, क्या आपको इसमें कोई नॉलेज है कि पतंजलि ने क्या कहा है आसन और प्राणायाम के बारे में? आई थिंक सर हाँ, नो शी नो डोंट सर। नो एक्चुअली। हाँ, तो इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि पतंजलि का जो योग है वो अष्टांग योग बोला जाता है, अष्टांग योग। और जो गोरखनाथ का योग है उसको सप्तांग योग, षडंग योग, चतुरंग योग बोला जाता है। तो गोरखनाथ ने जो योग दिया उसमें योग के 4 लिम्स है, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध, नादानुसंधान, ठीक है। पतंजलि ने जो योग दिया उसके 8 लिम्स है, तो उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम नियम क्या है, ये थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ये बता दूं कि यम और नियम डूज एंड डोंट है। अगर आप योग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पर्सनल लाइफ में कैसा होना चाहिए, उसके लिए नियम है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम क्या है, शौच, स्वाध्याय, संतोष, तप, ईश्वर प्राणिधान। तो ये यम नियम मीन्स मेंटल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन और प्लस डूज एंड डोंट। आप अगर सच में योग के प्रैक्टिशनर हैं तो आपके पर्सनल लाइफ में क्या रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए। तो वो मेंटल डिसिप्लिन क्या है, यम और नियम है। योग पतंजलि का आसन प्राणायाम से शुरू नहीं होता, वो पहले मेंटल डिसिप्लिन से शुरू होता है, तो जिसमें सत्य सबसे पहले आता है, अहिंसा आता है, इनवायलेंस आता है। तो ये इसको मैं छोड़ता हूँ। तो आसन प्राणायाम की बात कर रहे हैं, तो पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है
वो केवल उन्होंने संस्कृत में लिखा है, उसका ट्रांसलेशन भी नहीं किया है, उसको उन्होंने बस ऐसे लिख के छोड़ दिया। तो अब लोगों को पता ही नहीं पतंजलि ने क्या लिखा है, लोग अपने अपने अनुसार उसका अर्थ लगाते थे। तो आज से 1500-2000 वर्ष पहले एक व्यक्ति हुए व्यास, तो व्यास ने पतंजलि के सूत्रों को एक जन सामान्य की भाषा में ट्रांसलेट किया, जिसे कमेंट्री बोलते हैं। तो व्यास ने कमेंट्री दी है पतंजलि योग सूत्र को। पतंजलि ने केवल सूत्र लिखे, क्या है कैसे उसका रहस्य उन्होंने नहीं खोला। तो व्यास ने कमेंट्री दी है, सबसे पहली कमेंट्री पतंजलि सूत्र पे महर्षि व्यास की। अब ये व्यास कौन थे, वेद व्यास थे या कुछ और व्यास थे? क्योंकि व्यास एक पद होता है, अगर आप ज्ञानी हैं, आप गुरु हैं, तो प्राचीन काल में आपको एक पोस्ट दी जाती थी, आपको एक पदवी या सम्मान दिया जाता था श्रेष्ठ गुरु का, जिसे व्यास बोलते थे। तो ये एक लंबी परंपरा है, कई व्यास हुए। कौन से व्यास हुए इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस अभी अवेलेबल नहीं है फिलहाल, वो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है, उसको हम ड्रॉप करते हैं। तो सबसे पहले व्यास ने उस पे कमेंट्री दी। तो व्यास ने केवल 4 आसन के बारे में बताया, वो भी 4 आसन जो ध्यान के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, उसमें पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन और गुप्तासन, ये 4 आसन है। अभी शायद 4 आसन का आपने नाम नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो उसका सीक्रेट क्या है, कैसे करते हैं, ये सीखना पड़ेगा। लेकिन पतंजलि ने एक भी आसन का नाम मेंशन नहीं किया है। पतंजलि आसन के बारे में मैं पहले बता दूं कि आसन इज अ फिजिकल पोस्चर। जैसे आप हाथ ऐसे ऊपर करते हैं, हाथ को ऐसे फैलाते हैं, या फिर हाथ को इस तरह से करते हैं। तो इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, उसका क्लासिफिकेशन अगर आप करो तो उसको आप कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ स्पीसीज या योनि, अलग अलग योनि। योनि का मतलब है कि अलग अलग जातियां, जैसे पौधे की जाति है, मिनरल्स की जाति है, पहाड़ की जाति है, मनुष्य की जाति है, जानवरों की जाति है। तो अलग अलग जातियों का अलग अलग गुण होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म की कल्पना है। तो आज जब रेप्टाइल से 2 पैर पे खड़े होते हैं, 4 पैर पे होते हैं, 4 पैर से 2 पैर पे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो रेप्टाइल जब आप थे या सांप थे तो आपने जो किया उसको आप भूल गए। आपकी मेमोरी इसको कैरी करती है। जब आप गाय बनते हैं, बंदर बनते हैं, बंदर से चिंपांजी बनते हैं, चिंपांजी से मनुष्य बनते हैं। तो ये सांप से लेकर के मनुष्य बनने तक की यात्रा में आपने जितना भी काम किया है, वो सारा काम आपके मेमोरी में क्या होता है, रिकॉर्डेड है। तो कुछ क्या है जागृत है, कुछ क्या है सुप्त है। तो उन वो संस्कार बेसिकली कंडीशनिंग है। तो 4 संस्कार बड़े गहरे हैं हमारे। तो इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, आहार, खाना, कितना भी खाना खाया हो हमने, लेकिन कोई मन की चीज आ जाए तो हम जरूर सोचते हैं यार एक बार खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तो भोजन करना हमारा बहुत गहरा संस्कार है, जिसको बोलते हैं आहार। दूसरा है निद्रा, कितना भी हमने सोया हो, लेकिन अच्छी नींद के बारे में जरूर सोचते हैं। ठीक है, सोने को मिले तो सोते जरूर हैं। ठीक है, जिनको एंजाइटी है उनकी बात नहीं करो, बट हमेशा हम अच्छे से सोना चाहते हैं, हम अपने सोने को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो आहार और निद्रा। उसके बाद फियर, हमारे अंदर एक भय है। सबसे बड़ा भय क्या है, मृत्यु का भय। ठीक है, कि कोई भी हम असफल हो जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे अधिक डर हमें लगता है मरने से। ठीक है, तो पूरा जीवन आप देख लो तो हम अपने प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं। घर पे छत होनी चाहिए, क्योंकि छत नहीं रहेगी, पानी बरसा, धूप आया तो बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, भोजन होना चाहिए, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा हमारी व्यवस्था मूल में देखें तो क्या है, सेल्फ को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि उसके रूट कॉज में फियर है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सेक्स। तो सेक्सुअल डिजायर है हमारे अंदर, बहुत डीप है। कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, कितना भी नियंत्रण कर लें, लेकिन रह रह करके वो आती है, हमें परेशान करती है। वी डोंट नो हाउ टू हैंडल एक्चुअली। ठीक है, हम उससे लड़ते रहते हैं। कहीं से ब्रह्मचर्य की किताब पा गए तो जबरदस्ती अपने भीतर उठ रहे भावनाओं को दबाते रहते हैं, मार कूट के बैठाते रहते हैं। 10-12 दिन ब्रह्मचारी बने रहते हैं, उसके बाद कहानी खत्म, फिर कुछ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद या फिर हमारे मन में बहुत से विचार चलते रहते हैं। 70% जो हमारा माइंड है, माइंड इज ऑक्युपाइड टू द सेक्सुअल थॉट्स। हमारे दिमाग में 70% जो थॉट्स है, विचार है, वो सेक्स से रिलेटेड है, अट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो ये जो 4 गहरे संस्कार है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ठीक है, फूड, स्लीप, फियर एंड सेक्स, ये 4 गहरे संस्कार हम हमेशा से कैरी करते आ रहे हैं।
इवन आप देखो तो ये संस्कार हम जब पशु योनि में आते हैं तो पशु योनि से कैरी करते करते मनुष्य योनि में आ गए, दो पैर पे चलने लगे, तो भी ये संस्कार है। इससे हम कंडीशनड हैं, बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो बात मैंने बताई वो इस आधार पे बताई कि योग में हम अपनी कंडीशनिंग को तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो पतंजलि ने जो आसन के बारे में बताया, ठीक है ना, वो केवल इतना बताया कि आसन का करने का मेथड क्या है। तो बोलते हैं स्थिरम सुखम आसनम। कोई भी आसन करिए, कितना भी डिफिकल्ट पोस्चर हो, आप उल्टे खड़े हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, तो पोस्चर शुड बी रिलैक्स्ड, ठीक है। वो पोस्चर क्या होना चाहिए, बहुत ही रिलैक्स होना चाहिए, उसमें आपको सुख मिलना चाहिए, उसमें आपको आनंद मिलना चाहिए, ठीक है। ये पहला बताया। दूसरा बताया प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। आपका जो इफर्ट होना चाहिए वो इतना स्मूथ होना चाहिए, इतना लविंग होना चाहिए कि आपके भीतर अनंत की समापत्ति हो। अनंत का मतलब क्या है, आपके अंदर भीतर से सुख का झरना फूट जाए। जैसे आपने हाथ को ऊपर किया है, 1 मिनट बाद आपका हाथ दर्द करने लगेगा, आप सोचेंगे नीचे करें, ठीक है ना। दिस इज नॉट आसना। आपने हाथ को ऊपर किया, आंख को बंद किया, सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो मेथड क्या है कि करते 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 उस दर्द में भी आपको आनंद आने लगे। योर सफरिंग, योर पेन शुड बी चेंज इन ब्लिस। दिस इज कॉल्ड आसना। ये दूसरी बात बताए। तीसरा तत्व द्वंद्वाभिघाता, ठीक है ना। जब आप आसन करते हो तो आपके भीतर एक क्षमता आती है विपरीत मूल्यों को सहने की। विपरीत मूल्य का क्या मतलब है, सुख दुख, प्रेम घृणा, सफलता असफलता, सर्दी गर्मी, ठीक है। ये जितने भी अपोजिट वैल्यू है उसको आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। अगर आप आसन करते हो तो आपके अंदर ये गुण आ जाता है। आसनों के बारे में पूरे पतंजलि सूत्र में केवल 3 बात, ठीक है ना। तो अब इसमें तो एक भी आसन का नाम नहीं आया। तो जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनको ये बातें पता थी? सर आई होप सर, क्योंकि आपने से इतने इलाबोरेटेड वे में आपने सारे एक्सपीरियंस को साथ में लेके आपने शेयर किया, तो ये आम इंसान के लिए पता होना काफी मुश्किल वाली बात जी है। सर जी अगली जी जी क्वेरी ले लेते हैं। अयाज जी। अहमद जी तो कहते हैं। जस्ट जस्ट मिनट, तो मैं जी उनको सर। ये पूरा कंप्लीट करना चाहूँ। इसी तरह से प्राणायाम के बारे में भी बताया। तो पतंजलि के योग में 8 लिम्स में आसन प्राणायाम है, लेकिन उसका उद्देश्य और मेथड वो अलग है। हठ योग की तरह से हठ योग में 84 आसन बताए गए, कुछ ग्रंथों में 84 आसन बताए गए, 84 पोस्चर, क्योंकि 84,000 योनियां होती हैं, ऐसा बोला जाता है अपने शास्त्रों में। तो 84,000 आसन है, लेकिन शिव ने सोचा कि 84,000 आसन करते करते तो कितने जीवन बीत जाएंगे। तो उन 84,000 आसनों में से 84 आसनास चुने गए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए और मेंटली अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। तो 84 आसनास चुने गए, मेन आसनास। तो वो हठ योग के ट्रेडिशन में उनका नाम बताया गया। अंत में उसमें भी 15 आसन चुने गए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। वो करके स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिल सकता है और हेल्थ भी गेन कर सकते हैं। बट ये हठ योग से आपको सीखना पड़ेगा। पहला स्टेप है हठ योगा, दूसरा स्टेज है पतंजलि योगा। ये दोनों ऐसा है कि आप पीजी है, पीएचडी है। तो पतंजलि इज पीएचडी, हठ योगा इज अ पीजी। तो विदाउट पीजी यू कैन नॉट गो फॉर द पीएचडी, ठीक है ना। हाँ, ये चीज तो आई थिंक मुझे लगता है को क्लियर हो गई होंगी। जी सर जी बिल्कुल। सर अयाज हाँ अहमद जी कहते हैं, चित्त की हाँ वृत्तियां कौन कौन सी हैं? महोदय आपसे पूछना चाह रहे हैं ये। जी जी। तो 2 चीजें, उनके प्रश्न को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उन्होंने योग पे कोई लेक्चर सुना होगा, या फिर उनके हाथ कोई किताब लग गई होगी, या तो दूसरा मोबाइल उनके पास होगा, गूगल में उन्होंने सर्च कर लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, या तो वो अच्छे जिज्ञासु या सीकर होंगे तो उनके मन में ये आया होगा। क्योंकि योग का जो दूसरा सूत्र है, ठीक है, योगश चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध। ये पतंजलि बोलते हैं, ठीक है ना। तो पतंजलि के अकॉर्डिंग अगर पूछ रहे हैं तो मैं इनको बताता हूँ कि 5 तरह की वृत्तियां होती हैं। कितने तरह की? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वृत्तिस, मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड, ठीक है ना। जी जो फ्लक्चुएशन माइंड करता है 5 तरीके से करता है, उसके लिए पतंजलि बोलते हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ठीक है ना। हमारे भीतर जितने भी मन की चंचलता होती है, वृत्ति
का अर्थ आप ले सकते हैं कि मन एक सागर की तरह है जिसमें बहुत सी तरंगे और लहरें उठती हैं। तो तरंगे क्या है? चंचलता है। तो हमारे मन की चंचलता 5 चीजों से जुड़ी होती है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण मतलब कोई भी चीज सुनते हैं, देखते हैं, तो हम लॉजिक, उसका प्रूफ चाहते हैं, ठीक है ना, कि सही है या गलत है। तो सही गलत के निर्णय में अपने अंदर बहुत चंचलता उठती है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने एक ऐसा फूल देखा जिसमें दुनिया के सारे रंग हैं, तब आप पूछेंगे क्या प्रमाण है? आप कोई प्रमाण दे सकते हो, कोई प्रूफ दे सकते हो, ठीक है ना? तो अब मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रमाण के भी 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है ना? तो प्रत्यक्ष और प्रमाण को मैं सरल भाषा में समझाता हूँ कि डायरेक्ट परसेप्शन, या तो मैं उनको फूल ला के डायरेक्ट दिखा दूं, ठीक है। दूसरा, उनको तर्क के माध्यम से समझाऊं। तीसरा, जिस फूल के बारे में मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी उसके बारे में रेफरेंसेस हैं, बुक में, स्क्रिप्चर्स में, या स्कॉलर्स ने उसके बारे में कहा है। आगम प्रमाण, ठीक, उसे बोलते हैं आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, या तो उसके विषय में मैं उनको डायरेक्ट तो फूल ला के दिखा दूं, या तो मैं अनुमान के माध्यम से उनको बताऊं, समझाऊं, तर्क के माध्यम से बताऊं, या तो ऑलरेडी जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है जिसके बारे में स्कॉलर बोल चुके हैं वो रेफरेंसेस उनको ला करके दो। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रमाण। तो पहला हो गया प्रमाण, ठीक है ना। उसके बाद विपर्य। विपर्य का अर्थ ये होता है कि गलत धारणा, कोई चीज नहीं है उसके विषय में आपकी कल्पना होने लगी। जैसे खरगोश की सींग, ठीक है, खरगोश की सींग होती है, आकाश में फूल होते हैं, ये क्या है? ये विपर्य है। विकल्प मतलब क्या है? कि शब्दों को सुन करके कल्पना डूब जाना, या कोई चीज आप देख करके उसको सत्य मान लेना। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हो, सांप को देख के लगा कि अरे ये तो सांप है, आपकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। लेकिन जैसे आपने पहली बार देख करके जो कल्पना की, आपके अंदर जो फियर आया, आपके अंदर जो भय आया, ठीक है, रस्सी को सांप समझ करके, इसको क्या बोलते हैं? विकल्प बोलते हैं। दूसरा है निद्रा। जब आप निद्रा की अवस्था में जाते हैं तो या तो आप स्वप्न में होते हैं या डीप स्लीप में होते हैं। डीप स्लीप में होते हैं तो आप शांत होकर के विश्राम करते हैं, लेकिन स्वप्न में होते हैं तो आपके भीतर बहुत सी चंचलता होती है, ठीक है। तो एक चंचलता आपके लॉजिकल माइंड या प्रूफ मांगने के कारण से जो भीतर पैदा होती है वो है, जिसको उन्होंने पूछा कितनी तरह की चित्त वृत्तियां होती हैं, तो मैं इसको कंसाइज करता हूँ। 5 तरह की चित्त वृत्तियां होती हैं। चित्त वृत्तियां मतलब चंचलता, मन की चंचलता 5 तरीके से हो सकती है। पहला, आपकी जो टेंडेंसी है लॉजिक की प्रूफ मांगने की, खोजने की, उसके कारण से मन में चंचलता पैदा होती है। दूसरा, गलत धारणा या कल्पनाओं के आधार पे, जिसे फैंटेसीज कह सकते हैं, कि बैठे हैं लेकिन मन में बहुत सी कल्पना है, ऐश्वर्या राय नाच रही है, कटरीना कैफ पीछे पीछे फूल लेके खड़ी है, दिस दिस इज फैंटेसीज। ये फैंटेसीज क्या है? विपर्य है। विकल्प क्या है? देखी हुई सुनी हुई बातों को तुरंत सत्य मान करके भीतर जो चंचलता पैदा हो, जैसे मैंने सांप और रस्सी और अंधेरे का उदाहरण दिया, ठीक है। उसके बाद निद्रा, सपनों को देख करके जो चंचलता पैदा होती है निद्रा के माध्यम से। उसके बाद फिर है स्मृति, आपकी मेमोरी, ठीक, आप बैठे हो सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक से कोई विचार आ गया कि अरे यार, आज से 10 साल पहले मैंने सोचा था क्लास में एक लड़की को प्रपोज करूंगा, लेकिन उसने तो मुझे धुल दिया, ठीक। या फिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी नौकरी लग गई, मेरी नहीं लग पाई, कितना मुझे गिल्ट फील हुआ था, ठीक है। तो अब ये फैंटेसी, ये आ गया विचार, ये स्मृति में पड़ा है। आप बहुत छोटे थे, क्लास में किसी टीचर ने आपको सबके सामने कस के थप्पड़ मारा, ठीक, उस समय आप बहुत छोटे थे, कुछ नहीं कर सकते, थप्पड़ खा लिया आपने, लेकिन आपके भीतर बहुत डीप में वो पेन चला गया, वो इंसल्ट आपके भीतर बहुत गहरी चली गई। लेकिन अचानक 10 साल बाद आप बैठे हो तो आपके भीतर वो क्या हो गया? अचानक सुभर आया। अब वो पेन भी हो रहा है, सोच भी रहे हो, इमेजिनेशन भी कर रहे हो, कल्पना भी कर, लेकिन ये सब किस कारण से कर रहे हो? आपके मेमोरी में वो रिकॉर्डिंग है, उसके कारण से कर रहे हो, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड स्मृति, ठीक है। तो 5 तरह की वृत्तियां होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो मुझे लगता है कि अहमद जी ने क्वेश्चन पूछा होगा तो क्लियर हो गया होगा।
और इसका और बहुत डीप नॉलेज है, इसका बहुत डीप डिस्कशन है, बट वी आर इन इनिशियल स्टेज। इवन मैं ये भी नहीं कर सकता कि इनिशियल स्टेज में, दिस इज इंट्रोडक्शन। तो फिर कभी मिलेंगे तो बहुत डीपली इस चीज को समझेंगे कि बेसिकली है क्या, लेकिन सरल भाषा में इनिशियल लेवल पे सबको समझ में आए, इस तरह से मैंने इसको एलिब्रेट किया। तो आई थिंक अहमद जी को समझ में आ गया होगा। जी दीपेश जी। आई थिंक नेटवर्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं थोड़े से, अच्छा हम रिकनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा सर शायद आपके नेटवर्क्स थोड़े से अप एंड डाउन है। नहीं, मेरा नेटवर्क तो आ रहा है, फुल है, कंप्लीट है। अभी आ रहा है? मेरी आवाज क्लियर है? हेलो हेलो। सर आपकी आवाज एकदम क्लियर है सर, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। जी 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 जी। हाँ, तो दीपेश जी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाँ जी सर, हो गया। हाँ हाँ ठीक है। तो आई थिंक अहमद जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। नहीं मिला होगा तो बाद में हमें कांटेक्ट नंबर देंगे, उस पर संपर्क करके अपने प्रश्नों का और अच्छे से समाधान ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, मुझे मिल गया प्रश्न का उत्तर। अच्छा, अयाज अहमद जी, संतुष्ट हैं आप? जी सर। चलिए ठीक जी है सर, अयाज जी जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर और डीपली इस पे हम लोग डिस्कशन कभी करेंगे। जी, तो दीपेश जी अगला कोई प्रश्न है? 3 क्वेश्चन और बचे हैं। जी सर रुचिका यादव जी कहती हैं, सर हाउ टू सीक द एप्रोप्रिएट टीचर एंड हाउ टू बी द एलिजिबल डिसिपल। मतलब खुद कैसे एक योग्य शिष्य बने और टीचर कैसे मिले अच्छा अप्रोप्रिएट। देखिए, एक शिष्य, पहली चीज तो ये है कि पहला काम आपको करना है कि आपको योग्य शिष्य बनना है। ठीक है ना? अगर आप योग्य शिष्य होगे तो टीचर अपने आप आपको मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डिसाइपल कैन नॉट चूज द गुरु, एक्चुअली गुरु विल चूज द डिसाइपल। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा उल्टा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी जो थर्स्ट है, आपकी जो प्यास है, या जो आपकी त्वरा है, जो आपकी इंटेंसिटी है सीकिंग टू नॉलेज और रियलाइजेशन, वो बहुत ही पक्की और बहुत ही गहरी होनी चाहिए। वो जितनी ईमानदार होगी, वो जितनी पक्की और गहरी होगी, गुरु चल के आपके दरवाजे के पास आएगा या आपको कहीं से तो आपको कैच कर लेगा। ठीक है, तो आपको केवल अच्छा शिष्य होना है, गुरु अपने आप अवेलेबल हो जाएगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो, हर समय आपके लिए जो जरूरी है वो गुरु आपको अवश्य मिलेगा। और दूसरी चीज ये भी है, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल पाथ पे ट्रेवल करते हो, जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ती है, एलिजिबिलिटी बढ़ती है, तो आपके अकॉर्डिंग अलग अलग गुरु आपके जीवन में आकर के आपको शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो गुरु का चक्कर छोड़ो, पहले अच्छे शिष्य बनो। और अच्छे शिष्य का जो पहला लक्षण है कि वो ये है कि आपकी जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, जो आपकी प्यास है, वो सच्ची होनी चाहिए। यू शुड बी रियली थर्स्टी, यू शुड बी रियली सीकर। आपको सच में एक जिज्ञासु या साधक या खोजी होना पड़ेगा। सच्चे खोजी बनो, सच्चे शिष्य बनो, गुरु अपने आप मिल जाएगा। तो गुरु की टेंशन ही मत लो, गुरु तो आपके लिए पहले से डिसाइड है। ठीक है, आप सच्चे शिष्य बनो बस। जी सर। सर अगला क्वेश्चन है सर दीपक सिंह का। वो कहते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए योग के साथ कोई मेडिसिन भी है? क्योंकि सर कई जो है मार्केटिंग होती है, मार्केट में काफी ऐसे एडिटिव्स आ गए हैं, प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि योग के ऊपर इनकी मार्केटिंग हो रही है। तो सर वही उसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि डिटॉक्स के लिए कोई मेडिसिन भी है क्या? जी बिल्कुल, योग और आयुर्वेद दोनों ये बहुत ही गहराई से आपस में जुड़े हैं, युग्मित हैं। ठीक है ना? जैसे पतंजलि की बात आती है तो हम एक श्लोक पढ़ते हैं, योगे न चित्तस्य पदे न वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।
तो ये पतंजलि, जब हम योग का प्रारंभ करते हैं तो पतंजलि के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या है, इसका अर्थ क्या है कि हे पतंजलि या हे मुनि, हम आपको प्रणाम करते हैं, ऐसे मुनि जिन्होंने शरीर को शुद्ध करने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दिया, वाणी को शुद्ध करने के लिए व्याकरण या ग्रामर का ज्ञान दिया, और चित्त को शुद्ध करने के लिए योग या ध्यान का ज्ञान दिया। तो जो योग के पितामह बोले जाते हैं, पिता बोले जाते हैं, वो योग के भी ज्ञानी थे, आयुर्वेद के भी ज्ञानी थे, और ग्रामर के भी ज्ञानी थे। He was a great grammarian, he was a great आयुर्वेदाचार्य, he was a great योगी। ठीक है ना। तो कोई भी अगर सच्चा योगी है तो उसको आयुर्वेद, औषधि और एक भाषा पर अधिकार, ये ध्यान की उच्चता, ये तीनों चीज उसके साथ रहेगी। तो योग में आयुर्वेद की औषधियां बॉडी को शुद्ध करने के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, ये इसका विधान है। और उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको किसी ट्रेंड टीचर या किसी अच्छे योगी के पास जाना पड़ेगा, तब आपको मिल सकता है। आज जो मार्केट में दवाएं मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि आंवले, च्यवनप्राश बहुत सिंपल कंपोनेंट है, पूरी दुनिया च्यवनप्राश खा रही है, लेकिन च्यवनप्राश में जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो मिला के च्यवनप्राश बनाया जाए तो भारत के लोग 1 महीने च्यवनप्राश नहीं खा सकते। ठीक है ना। लेकिन उस च्यवनप्राश को 12 साल पूरी दुनिया में खाया जाता है। अब सोचिए उसमें जो चीजें पड़ती हैं, सच में मिला रहे हैं कि आयुर्वेद के नाम पे क्या दे रहे हैं भगवान जाने। क्योंकि आज च्यवनप्राश में जो औषधियां मिलती हैं, अगर उसको इकट्ठा किया जाए, भारत में केवल 1 महीने की सप्लाई नहीं दे सकते, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में 12 महीने च्यवनप्राश की सप्लाई हो रही है। दूसरा आपने नाम सुना होगा शिलाजीत, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि युवा हैं तो एक तो मसल्स पावर बनानी है, दूसरा उसके अन्य भी उपयोग हैं। तो आप खोज लेंगे, आपको पता चल जाएगा। शिलाजीत कैसे बनता है पता है? शिलाजीत बनता है 2 पत्थरों के बीच का पसीना। 3000 फीट, लगभग 3000 फीट के हाई एल्टीट्यूड पे 2 पत्थर बहुत पुराने हो जाते हैं, जो उनके बीच का पसीना जब वो चमकने लगता है तो उसको वो किसी पद्धति से क्या करते हैं, निकाल के लाते हैं, फिर उसका संस्कार करते हैं, उसे प्यूरिफाई करते हैं, फिर खाने योग्य बनाते हैं। आयुर्वेद की औषधियों में शिलाजीत एक सुपर टॉनिक बताया गया। अब इतना कठिन प्रोसेस है शिलाजीत इकट्ठा करने का कि आप 10 ग्राम शिलाजीत इकट्ठा करने जाओ, आपका 10,000 खर्च होगा और पता नहीं बच के वापस आओगे इजीली कि नहीं, क्योंकि पहाड़ पे ट्रैक करना बड़ा एक्सपर्ट का काम है, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। लेकिन आज पूरी दुनिया शिलाजीत खा रही है, किसी भी स्टोर पे चले जाओ शिलाजीत जो है टमाटर आलू के भाव बिक रहा है। तो बेसिकली आयुर्वेद की औषधियां बहुत सी हैं अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, बट हम केवल पढ़ करके बाजार में जा करके उसका उपयोग ना करें, उसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, किसी योग्य व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि हर शरीर के लिए अलग अलग डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है और अलग अलग औषधियां होती हैं। जैसे कोई शरीर से मोटा है, ठीक है, तो उसके डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस, उसका मेडिसिन अलग होगा। मैं देखने में पतला हूं तो मेरे लिए डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस अलग होगा। तो आयुर्वेद और योग की दृष्टि से जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसका 2 आधार है, एक है पंचमहाभूत 5 एलिमेंट्स, दूसरा है त्रिदोष वात पित्त और कफ। तो हमारे बॉडी की टेंडेंसी क्या है, वात है, पित्त है या कफ है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी। दूसरा, हमारे शरीर में जो 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी क्षिति जल पावक गगन समीर, आपने भी पढ़ा होगा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों में अगर आपस में इम्बैलेंस पैदा हो जाए, शरीर में बहुत प्रकार के रोग होते हैं। तो ये पंच महाभूत का साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योग में बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियों का विधान किया गया है, प्लस भूत शुद्धि की साधनाओं का विधान किया गया है। लेकिन उसके लिए आपको समय लेकर के रिसर्च करके किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढना और समझना पड़ेगा। लेकिन सामान्यतः कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आप सामान्यतः उपयोग कर सकते हैं। जैसे आजकल कोरोना का समय चल रहा है तो लोग अश्वगंधा खा रहे हैं, तुलसी खा रहे हैं, गिलोय खा रहे हैं, च्यवनप्राश खा रहे हैं, त्रिफला ले रहे हैं। तो ये सब चीजें आप सामान्यतः ले सकते हैं, लेकिन कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में आपको ये सब चीजें भी नहीं लेना चाहिए। वो 1-to-1 टॉक है, 1-to-1 अंडरस्टैंडिंग है। पर्सनली आप इस चीज में सलाह लो तो ज्यादा अच्छा है। इसका आंसर बहुत जनरलाइज होके नहीं दिया जा सकता। जी हेलो दीपेश जी।
हेलो 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 हेलो। हाँ दीपेश जी, हेलो। हाँ हाँ बोलिए जी। से शशांक जी। दीपेश, हाँ शायद आ, दीपेश को प्रॉब्लम हो गई होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरी आवाज पूरी जा रही है हाँ, ना? आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी जी, तो ये जो तो क्वेश्चन पूछा था अगला उसका हम आंसर लोग मैंने उनको दे दिया। हाँ जी अगला हम लोग जी। क्वेश्चन ले क्या? हाँ, लास्ट एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद थोड़ा ध्यान की बात करेंगे। तो काजल रावत जी हाँ पूछ रही हैं कि हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से योग आसन इफेक्टिव रहेंगे? जी, ऑनलाइन सेशन में या तो आपको पर्सनल ऑनलाइन सेशन लेना पड़ेगा, और या तो आपको पर्सनली आके सीखना पड़ेगा। ये 1 घंटे में तो नहीं बताया जा सकता कि हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप कौन सा आसन करें, क्योंकि उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा हार्मोन्स इम्बैलेंस है। थायराइड इम्बैलेंस है, एड्रिनल इम्बैलेंस है, हाइपोथैलेमस का प्रॉब्लम है, वो देखना पड़े। क्योंकि जैसे थायराइड है आपके गले के पास है, तो आपको ऐसे आसन करने चाहिए जिससे गले पे प्रेशर पड़े। आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है, किडनी की कोई समस्या है, एड्रिनल ग्लैंड आपकी किडनी के पास होती है, तो आपको उससे रिलेटेड आसन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, आपको प्रोस्टेट से या पीडीओसी की प्रॉब्लम है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आसन चूज करना पड़ेगा। तो जनरलाइज होके इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ चीजें मैं बताता हूँ, आप करके देखो फिर मुझे बताना। पहला है सूर्य नमस्कार, दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, तीसरा है जालंधर बंद, ठीक है, और चौथा है ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास। ये 4 ऐसे अ- अभ्यास हैं जिसको आप करो तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसमें भी कंडीशन है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो 2 तरह के डिसीज होते हैं। एक तो फिजिकल डिसीज होते हैं, शरीर में समस्या है तब जितनी चीजें मैंने बताई हैं आप सब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कई बार हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण से मेंटल या साइकिक डिसऑर्डर होते हैं, तो उसमें आपको निश्चित रूप से किसी एक्सपर्ट के साथ ही योग करना चाहिए। जैसे आप ध्यान, आज हमारा ध्यान का सत्र है, लेकिन इसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डिप्रेशन का पेशेंट हो या स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो, तो आई विल से दे शुड नॉट गो थ्रू द प्रैक्टिस एक्चुअली, ठीक है। तो मानसिक विकार है या फिजिकल साइकिक डिसऑर्डर है, तो फिर आपको योग का अभ्यास का अलग अलग मॉड्यूल होता है। डिप्रेशन का अलग है, स्किज़ोफ्रेनिया का अलग है, एंजाइटी का अलग है। अलग अलग रोग में अलग अलग तरह के अभ्यास होते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आपने हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए पूछा है, तो सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी और रिलैक्सेशन या शवासन, ये बहुत नॉर्मल हो के मैंने बताया है। इसमें भी बहुत वेरिएशन है, बट आपको थोड़ा सा योग का ज्ञान है तो ये थोड़ी सी चीजें आप कर सकते हैं जी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जागृति भट्ट जी जी पूछ जी रही हैं जी 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 कि पुनर्जन्म की हम बात तो करते हैं, जी। लेकिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये नए नए आत्मा यानी कि नए नए प्राणी आ कैसे जा रहे हैं? इनका थोड़ा सा मिस्टिक टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप आंसर देना चाहें तो दीजिए। नहीं नहीं, इसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन उसमें यह है कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये इनका जर्नल आंसर, जर्नल क्वेश्चन है या मिस्टीरियस क्वेश्चन है, या फिर केवल जिज्ञासा है कि बस पूछना है। तो ये मुझे देखना पड़ेगा। फिर भी मैं इसको एज ए लेता हूँ कि एक जर्नल क्वेश्चन, कि हम योग ध्यान की बात करते हैं, पुनर्जन्म पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो इनके मन में जनसंख्या और पुनर्जन्म के रिलेशन को लेके क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इस पूरे सृष्टि में जो योग के और अध्यात्म के अनुसार है वो मैं बता रहा हूँ। इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको दोबारा मुझसे बात करनी पड़ेगी, और शास्त्रों की भूल भुलैया में आपको गोते लगाने पड़ेंगे, और फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर होंगे। तो सामान्य रूप से इस धरती पर, इस प्लेनेट पे या पूरे अस्तित्व में कुछ भी नया जन्म ले, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो
तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि उत्क्रांति का या ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे एक पौधा है, पौधे का इवोल्यूशन होगा तो अंत में क्या बनेगा, वो मनुष्य बनेगा। उसके ऊपर भी इवोल्यूशन होता है, उसके ऊपर भी बहुत सी अलग अलग प्रकार की योनियों में आपके बॉडी का, माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उसकी पूरी एक अपने आप में थ्योरी और शास्त्र है, लेकिन आज अपने पास समय नहीं है। तो आप अब देखो, आपके चारों अगल बगल कितने पेड़, वो पेड़ कभी तो मनुष्य बनेंगे, उनका कभी तो इवोल्यूशन होगा, वो कभी तो भैंस, भेड़, बकरी बनेंगे ना। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस पूरे, आप पृथ्वी ग्रह की बात करें, पृथ्वी ग्रह पे एक छोटा सा छोटा कण है, ठीक है, वो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन की थ्रू होकर के गुजरेगा, ठीक है ना। वो एक योनि से दूसरी योनि में जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि आज आप मनुष्य बन के पैदा हुए हैं तो पिछले बार भी मनुष्य ही थे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार आप मनुष्य जन्म लिए तो दोबारा अन्य किसी योनि में नहीं जा सकते, मनुष्य से जो नीचे है। लेकिन ये 100% नहीं है, 1% की पॉसिबिलिटी है, फिर से आप पादप बन सकते हैं, पशु बन सकते हैं, पहाड़ बन सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज ये क्लियर करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि सृष्टि में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, दृश्य या अदृश्य, ठीक है ना, वो जीवन है, लाइफ है, और लाइफ एक फॉर्म में रहती है, ठीक है ना। तो लाइफ मेन कॉन्सेप्ट है, जीवन मुख्य बिंदु है, वो पेड़ में भी है, गिलहरी में भी है, पहाड़ में भी है, नदी में भी है, हमारे भीतर भी है। तो वो लाइफ तो मूल है, उसका स्वरूप कभी नहीं बदलता। लेकिन वो लाइफ जिस जिस सांचे में, फ्रेम में ढलती जाती है, वो सांचा इवोल्यूशन के प्रोसेस में आता है, जिसे आप शरीर कहते हैं, ठीक है ना। तो दो चीज समझो, जीवन और शरीर, ठीक है। जीवन कभी भी पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ता, जीवन का कभी जन्म नहीं होता, वो सदा से है, शाश्वत है। बस वही गाना याद कर लो, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो जीवन भी ऐसा ही है कि जीवन हमेशा से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन ये जो बॉडी है, ठीक है ना, ये बॉडी का जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, उसके कारण से हमें लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। जीवन तो वही पुराना है, जितने लोग भी इस धरती पे आपको दिखते हैं नया जन्म ले रहे हैं, वो ऑलरेडी इस धरती पे पहले से थे, बस उनका फॉर्म बदला हुआ था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक उनको कॉन्सेप्चुअली समझ में आया होगा। तो ये जनसंख्या की समस्या ये है कि ऑलरेडी न जनसंख्या बढ़ रही है न घट रही है, केवल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो जब एनर्जी ऐसे फॉर्म में ट्रांसफर होती है जिसको हम मनुष्य समझते हैं, तो कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन ऐसे फॉर्म में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, जब हमको पेड़ ज्यादा दिखते हैं, तो हम कह रहे हैं ग्रीनरी बढ़ रही है। लेकिन पेड़ भी जीवन है, मनुष्य भी जीवन है। तो पुनर्जन्म को आप शरीर के संदर्भ में देखिए, फॉर्म के संदर्भ में देखिए, जीवन के संदर्भ में देखिए। जीवन का कभी पुनर्जन्म नहीं हो सकता, वो सदा है, शाश्वत है, हमेशा रहेगा। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, सिस्टम, ये अलग अलग बॉडी के साथ रिलेटेड है। वो पशु की भी बॉडी हो सकती है, पेड़ की भी बॉडी हो सकती है, पहाड़ की भी बॉडी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। तो आई थिंक कुछ उनको हल्का सा क्लू मिला होगा, नीलमणि जी। हाँ हाँ, आपने तो बहुत ज्यादा सर, डिटेल में समझा दिया, ये क्लू क्या मिला जी होगा। अच्छा दीपेश, आप हाँ आ जी, गए हैं? जी सर, सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी जी हाँ हाँ, जी। क्वेश्चन दीपेश शुरू हो गए हैं, माफ खत्म कीजिएगा होने का सर। नाम नहीं ले रहे हैं। हम्म, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात सर, नहीं, नेटवर्क है तो नेटवर्क किसी का साथ नहीं जी देता सर, कभी कभी तो। तकनीकी जी खराबी की वजह से। जी जी सर, कोई बात मानसी का एक और क्वेश्चन है छोटा सा, जो जी अभी आया है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नॉनवेज खाना नहीं चाहिए। तो जी। क्या नॉन वेजिटेरियन होना पाप है? मतलब सर, ये तो बहुत डिबेटेबल टॉपिक रहता है हमारे खासकर नहीं इंडिया नहीं में कि नहीं नहीं नहीं, जी ये इसमें कोई डिबेट है ही नहीं है। ये डिबेट केवल तभी होता है जब आप स्वयं की, अपने बुद्धि की विजय चाहते हैं। नॉनवेज खाना पाप नहीं है, लेकिन किन परिस्थितियों में आप नॉनवेज ले रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे सिंपल उदाहरण देता हूँ, मैं गया तिब्बत, और तिब्बत में घूम रहा था। तिब्बत दुनिया की छत बोलते हैं, ठीक है, इतनी ऊंचाई पे जहाँ हमेशा बर्फ रहती है, केवल कुछ महीनों में बर्फ पिघलती है, घास का तिनका भी नहीं होता वहां पर, ठीक है। अब वहां का व्यक्ति क्या करता है, वो जो भेड़ है, बकरी है, याक है, इन सबको जो है भोजन के रूप में लेता है, क्योंकि वहां ना घास होता है, ना फूल होता है, ना सब्जी होता है, कुछ नहीं होता है वहां, केवल
मीट ही एक साधन है भोजन का। ऐसी परिस्थितियों में जब आपको प्राण रक्षा करनी हो, आपके जीवन में कोई साधन नहीं है, आप उस समय नॉन वेजिटेरियन है, ये प्राकृतिक जियोग्राफिकल एक सिचुएशन है। तो सिचुएशनली नॉन वेज होना ये क्या है, अपने यहाँ शास्त्रों में कहा गया है वो पाप नहीं है। अपने यहाँ कहा गया विपत्ति काले न मर्यादा, कोई विपत्ति आती है तो मर्यादा का पालन करना कोई धर्म नहीं है, मर्यादा को तोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तिब्बतियों के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो जितने भी याक को काटते हैं मीट के लिए, जो उनका ये ऊपर का स्कल होता है उसको वो पूजा के लिए रखते हैं। उस पे बड़ी सुंदर लाइन लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हे याक, उसका कुछ तिब्बतन नाम होता है, हमें क्षमा करना, हे प्रभु हमें क्षमा करना, हमारे पास भोजन के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस निरीह जीव को मार करके खा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी इस कृत्य के लिए हमें क्षमा करना। तो वो नॉन वेजिटेरियन है, सिचुएशनल है, और उनको अपनी गलती का भी बोध है कि जीव को हमने मारा, तो उस फीलिंग ग्रेटिट्यूड और उस सॉरीनेस की फीलिंग के साथ वो नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन भारत जैसा देश जहाँ पे सबसे अधिक वेजिटेबल की वैरायटी है, सबसे अधिक फ्रूट्स है, सबसे अधिक बीन्स है, इतने आइटम है, कल्चरल हेरिटेज इतना ब्यूटीफुल है, वहां केवल टेस्ट के लिए आप गाय को मारो, मुर्गे को मारो, बकरी को मारो, दुनिया भर केवल अपने टेस्ट के लिए तुम नॉन वेजिटेरियन खाते हो। दिस इज नॉट इथिकल, दिस इज एक्चुअली क्रिमिनल एक्टिविटी। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आपके पास कुछ नहीं है देन यू हैव टू राइट टू बी अ नॉन वेजिटेरियन, बट जब आपके पास सब कुछ है उसके बाद भी आप ऐसे निरीह जीवों को मार के खा रहे हो, दिस इज नॉट एथिक्स, दिस इज नॉट मोरल। ये केवल आपकी जिज्ञासा को, आपकी जिह्वा के स्वाद को तृप्त करने का साधन है। वो मैंने बताया ना, 4 गहरे संस्कार है जिसमें आहार पहला है। तो ये जो नॉनवेज, हाँ, ये जो आहार है, जो नॉनवेज खाने का चक्कर है, ये आपका पशु संस्कार दिखाता है कि आप 2 पैर पे चल रहे हैं, लेकिन जब आप कभी शेर रहे होंगे, कभी चीते बिल्ली कुछ भी रहे होंगे, तो जो नॉनवेज खाने का संस्कार है वो आपके मेमोरी में रिकॉर्डेड है और डोमिनेंट है, वो जगा हुआ है। ठीक है, और आप नॉनवेज ले रहे हो, मीन्स आप 2 पैर पे चलते हुए एनिमल बीइंग हो। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एनिमल कॉन्शियसनेस है, भले ही आपकी बॉडी जो है ह्यूमन की तरह लग रही है। ठीक है, तो मेरा इसमें ये कहना है कि योग की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से जो वेजिटेरियन फूड है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक नहीं होता, एल्कालाइन होता है। एसिडिक कंटेंट होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, ध्यान की गहराई में उतरने के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। सात्विक फूड, वेजिटेरियन फूड इज प्रिस्क्राइब्ड इन ट्रेडिशन ऑफ योगा। क्या क्या खाना उसकी पूरी लिस्ट भी है, उस पर कभी हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो नॉन वेजिटेरियन होना पाप नहीं है, लेकिन आप नॉन सेंसिटिव हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आप अपने आप को मनुष्य कहते हो, योर ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस इन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, बट सेम टाइम यू आर नॉन सेंसिटिव पर्सन। आप अपने प्रकृति के चारों ओर संवेदनशील नहीं हो। किसी को काट रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपको कोई संवेदनशीलता नहीं है, लेकिन आप अपने लिए केवल संवेदनशील हो, मीन्स यू आर जस्ट गोइंग थ्रू अ एनिमल बीइंग। एनिमल होना कोई पाप नहीं। आप नॉनवेज लेते हो और एनिमल बीइंग की तरह बिहेव करते हो, कोई पाप नहीं। ठीक है, ये आपकी टेंडेंसी है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप को मनुष्य कहते हो, अपने आप को एक हायर कॉन्शियसनेस कहते हो, तो यू शुड बी सेंसिटिव। और जिस दिन आप सेंसिटिव हो गए, मुझे नहीं लगता कि आप नॉनवेज खा पाओगे। सिंपल। So this is my view. Okay, sir. Sir, this is I think, sir, query sir, अभी 1-2 और हैं। तो सर अगर आप चाहे तो हम लोग सर बाद में ले लेंगे, या फिर सर मेल्स के थ्रू या किसी तरीके से आपसे आंसर करवा देंगे। सर हम प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो अभी हम अपना प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम ध्यान के लिए बता देते हैं। सबसे पहली चीज, प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर आपको ध्यान में जाना है तो प्रॉपर एक्सरसाइज जरूरी है। आपके शरीर को प्रॉपर व्यायाम मिलना चाहिए। व्यायाम मतलब जैसे आप सीधे चलते हैं तो आपका ब्लड फ्लो हमेशा नीचे की ओर होता है, ऊपर की ओर नहीं हो सकता। ठीक है, बट आपके ब्रेन को सबसे अधिक ऑक्सीजन की जरूरत है, ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, एक संतुलित मात्रा में, लेकिन वो नहीं हो सकता। तो प्रॉपर एक्सरसाइज का मतलब है कि कुछ आप ऐसा करो कि आप
आपको ब्लड सर्कुलेशन सर की ओर भी जाए, आप हाथ फैलाओ तो इधर भी ब्लड सर्कुलेशन जाए, नीचे भी जाए, बॉडी शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन और शुद्ध रक्त का प्रवाह और ऊर्जा का प्रवाह, प्राण का प्रवाह ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर एक्सरसाइज। तो प्रॉपर एक्सरसाइज को क्या कहते हैं, योग की भाषा में आप आसन या हठ योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो ध्यान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज के थ्रू जाएं। दूसरा क्या है, प्रॉपर ब्रीदिंग। अगर आपकी ब्रीदिंग रेगुलेट नहीं है तो आप ध्यान में नहीं जा सकते, तो इसके लिए प्राणायाम करना है। तीसरा क्या है, प्रॉपर पोस्चर। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आप ध्यान में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान में आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, ध्यान आपका क्वालिटेटिव नहीं होगा। ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज क्या है, आपका फूड। अगर आपका फूड सही नहीं है तो आप ध्यान में नहीं जा सकते, और ध्यान करेंगे तो ध्यान में आप सोएंगे। तो फूड की बहुत सी कैटेगरी होती है, बहुत ही लंबा टॉपिक है। आयुर्वेदिक डाइट चाहिए या मॉडर्न डाइट चाहिए, मेरिडियन डाइट चाहिए, बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। तो फूड का मतलब योग में केवल इतना है कि आपको सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन जो आपको पोषण दे, जो आपको रुचि कर लगे, जो आपको स्वाद दे, और जो आपके अंदर प्राण ऊर्जा को, उत्साह को बना के रखे, जिसको खाने पर आपको आलस्य ना आए। ठीक है, तो वो सात्विक भोजन आपको लेना चाहिए। ठीक है। पांचवा है मेथड ऑफ मेडिटेशन। आपके पर्सनालिटी के लिए कौन सा मेडिटेशन का टाइप इंपॉर्टेंट है, ये समझना आवश्यक है। तो 5 चीजें मैंने बताई, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ब्रीदिंग, उसके बाद मैंने क्या बताया था, तो प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर फूड, प्रॉपर पोस्चर एंड प्रॉपर मेथड। ठीक है ना, ये 5 चीजें प्रिपेटरी हैं मेडिटेशन के लिए। अगर ये चीज नहीं आपके पास है, इसका नॉलेज नहीं है, तो आप मेडिटेशन में उतरना लगभग इम्पॉसिबल है। कभी कभी कुछ चांसेस ऐसे हैं कि पूर्व जन्म का प्रभाव है, तो अननोइंगली विवेकानंद की तरह आप ध्यान में स्वतः उतर सकते हैं, बट दिस इज एक्सेप्शनल, नॉट जनरल थिंग। ठीक है, ये अपवाद है। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी हमने बहुत सी बातें की, वो बातें 2 घंटे में समेटना भी मुश्किल है, तो इसलिए हम एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। गाइडेड मतलब हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको केवल करते जाना है। ठीक है, इतना करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, सबसे पहले थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं। तो आप जमीन पे हैं, जमीन पे, कुर्सी पे हैं, कुर्सी पे, तो मैं वो करा रहा हूँ जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। ठीक है ना, बट जो भी मैं आज बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, दिस इज स्मॉल ग्लिम्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, इवन योगा, बट दिस इज नॉट एक्चुअली योगा। उसके लिए हमें अलग से सेशन सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ेगा, बट दिस इज इंट्रोडक्शन। तो हम पहले बॉडी को क्या करते हैं, थोड़ा सा रिजुवनेट करते हैं। तो इस तरह से सीधे बैठ जाएं और श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, पूरी श्वास को खींचें और खींचें और खींचें, पूरे शरीर को स्ट्रेच करें, स्ट्रेच योर बॉडी कंप्लीटली, पूरे शरीर को स्ट्रेच करें, स्ट्रेच और स्ट्रेच करें। देन बेंड योर राइट साइड व्हाइल एक्सहेलिंग, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। देन सेंटर, देन कम टू लेफ्ट साइड एंड स्लोली मेक अ प्रणाम पोस्चर। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, फिर अपने हाथों को यहाँ घुटनों पे रख लें। तो ये थोड़ा सा हमने बॉडी को स्ट्रेच किया, फिर अपनी गर्दन को बैक साइड, फ्रंट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, क्लॉकवाइज रोटेशन। सांस भरते हुए हाफ सर्किल में सांस को भरेंगे, हाफ सर्किल में सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन। ओके, देन हाथों को सामने इस तरह लाना,
और कस करके जैसे बॉल को आपस में बॉल को प्रेस करते हैं उस तरह से अपने हाथों को प्रेस करना, सांस भरते हुए। रिलैक्स। फिर हाथों को सामने रखें इस तरह से और शेक करना है हाथों को और सांस को तेजी से छोड़ना है। 1 सेकेंड। यस। 2 मिनट्स नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, नाक से सांस को छोड़ते हुए हाथों को क्या करना, अच्छे से शेक करना। रिलैक्स। आंखें बंद करें, एक श्वास लें और मुंह से छोड़ें। एक और सांस लें, मुंह से छोड़ें। रिलैक्स। सेकेंड स्टेज, अब माउथ ब्रीदिंग करेंगे, मुंह से श्वास को छोड़ना है शेक करते हो। आप चाहे तो अपने पैर के पंजों को भी शेक कर सकते हैं, ठीक है, पूरे शरीर को, बॉडी को शेक कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। आंखें बंद। श्वासों के प्रति सजग हो जाएं, श्वासों के प्रति अपनी सजगता बनाए रखें। रिलैक्स। नाउ एक छोटी सी क्रिया करेंगे, हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, सर के गर्दन के पीछे, और जब हाथों को ऊपर करेंगे तो श्वास को भरेंगे और हाथों को नीचे करेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा फोर्सफुली करेंगे, थोड़ी सी ताकत लगा के करेंगे। एक बार देखें। इस तरह से। So we have to do 20 times. Okay, now we'll start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. आराम से बैठ जाएं किसी भी सुखद आसन में। ध्यान के कई आसन होते हैं, बट ऐसा कोई भी पोस्टर जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आराम से बैठें, कमर को सीधा रखेंगे, कंधों को रिलैक्स करें, ढीला करें। अब आंखें बंद करेंगे और ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आपको केवल हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है, आंखें बंद रखना है। क्लोज योर आईज। आंखें बंद। अपना ध्यान अपनी श्वासों पे रखें। श्वासों की गति कैसे चल रही है, उन श्वासों की गति के प्रति सजग हो जाएं। एक प्रेयर करेंगे, उसके बाद फिर अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आपको केवल सुनना है। ओंकार संयुक्ता नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। एक श्वास भरें। ओ पुनः एक श्वास भरें।
ओ एक सांस फिर से भरें। ओ और शांत होकर के अपने भीतर धीरे धीरे उतरेंगे। किसी भी चीज का विरोध ना करें, सारी धारणाओं को छोड़ दें, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलैक्स और डिलीट करें, बस शांत भाव से बैठें। सबसे पहले आप अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। आपके चारों ओर कैसा वातावरण है? ठंडा वातावरण, गर्म वातावरण, या फिर दोनों के बीच का वातावरण? अपने शरीर के चारों ओर जैसा भी इन्वायरमेंट है उसके प्रति सजग हो जाएं। तो ध्यान का पहला चरण, पहला स्टेप, फर्स्ट एस्पेक्ट इज अवेयरनेस। आप सजग हो जाएं और साथ में विश्राम की स्थिति में रहें। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, आराम से बैठना। और धीरे धीरे अपने चारों ओर जो भी ध्वनियां आ रही हैं, जो भी साउंड्स या आवाज आप सुन रहे हैं, उसके प्रति सजग हो जाएं। आप हो सकता है गाड़ियों की आवाज सुने, पंखों की आवाज सुने, चिड़ियों की आवाज सुने, लोगों के बातचीत करने की, या जो भी आवाज आप अनुभव कर पा रहे हैं, केवल अनुभव करें। उसको आप लेबल करने का प्रयास ना करें कि ये अच्छा है, ये खराब है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, डिस्टर्बिंग है, हेल्पिंग है। इन सारी धारणाओं से ऊपर उठ के जो भी आवाज सुनाई देती है उसे केवल सुने और उसे केवल अटेंड करें जागरूकता के साथ। और शरीर को आप विश्राम की स्थिति में रखें, कंधों को ढीला छोड़ें, कमर को भी रिलैक्स करें और सजग होते जाएं। अब धीरे धीरे अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। आपके विचार कैसे आ रहे हैं? अच्छे विचार, बुरे विचार, नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार? Whatever thoughts are coming, just attend without any preconcepts, without any concepts, without any prejudices, without any labeling. Just accept the all thoughts. May be positive, may be negative. Just accept. विचारों को स्वीकार करें, जैसे भी विचार आ रहे हैं। बस उन विचारों के साथ आपको खेलना नहीं है, जुड़ना नहीं। तो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। हो सकता है भूतकाल के विचार हो सकता है वर्तमान के विचार हो सकता है भविष्य के विचार हो, लेकिन केवल विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको केवल एक दृश्य की तरह देखना है। जैसे दर्शक टीवी देखता है, वैसे ही आपको विचारों को देखना है, उसके साथ इंगेज नहीं होना है। और विचार ऐसे ही हैं जैसे आकाश में काले बादल, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। जैसे पानी में बुलबुले उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, बनते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब पानी स्थिर हो जाता है। वैसे ही आपके भीतर उठ रहे विचार पानी के बुलबुलों की तरह, आकाश में बादल की तरह विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप विचारों के केवल दर्शक हो जाएं, साक्षी हो जाएं।
और शरीर मन को रिलैक्स करें। अगर आपके भीतर ज्यादा विचार आ रहे हैं तो आपको एक अक्षर है उसका उच्चारण करना है, आंख बंद करके केवल उस अक्षर को आप रिपीट करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड LAM, लम, ठीक है। हिंदी में ल ऊपर बिंदी, इंग्लिश में LAM, लम। सो वी हैव टू रिपीट लाइक दैट, लम 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 लम। जितने इंटेंसिटी से रिपीट कर सकते हैं आपको रिपीट करना है, बोलना है साउंड के साथ, लम 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 लम
लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम and relax. और फिर से अपने विचारों को देखें, विचार पहले से कम हुए या ज्यादा हुए। और आपको लगता है कि विचार नहीं शांत हुए, तो फिर से इसी प्रक्रिया को आप एक बार दोहराएंगे। एक लंबी गहरी सांस लें और अगेन वी हैव टू स्टार्ट लम 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 लम। यू हैव टू यूज योर होल पावर, पूरी शक्ति के साथ बोलना। लम 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 लम। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स योर बॉडी, और साथ में अपने मन को भी ढीला छोड़ें, रिलैक्स योर माइंड। शरीर और मन दोनों को ढीला छोड़ें और आपको केवल विश्राम करना है। विचार आते हैं, आने दीजिए। मन जहां भी जाता है उसे जाने दीजिए। मन और शरीर अपने ढंग से चल रहा है, लेकिन आपको केवल एक काम करना है, शांत रहना है और विश्राम करना है। टेक अ डीप रेस्ट। जब हम भीतर से शांत होते हैं तो बाहर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, हमारी शांति को भंग नहीं कर सकते। अपने भीतर उतरते जाइए, विश्राम में जाते जाइए, कोई चिंता नहीं। मन जहां भी जाता है जाने दीजिए। डोंट ट्राई टू कंसंट्रेट एनीवेयर। कहीं पे भी मन को एकाग्र करने का प्रयास ना करिए। मन को एकाग्र ना करें, बल्कि मन और शरीर को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। रिलैक्स, रिलैक्स, टेक अ डीप। सांसों की लय देखें कि सांसें आपकी कैसे चल रही हैं। सांसें शरीर के अंदर कहाँ तक जा रही हैं। सांसें आपके कंठ तक जा रही हैं, गले तक, या सांसें आपकी छाती तक जा रही हैं, या सांसें आपके नाभि तक जा रही हैं। आपकी श्वासें कहाँ तक जा रही हैं। श्वासों की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ द ब्रेथ, उसका अनुभव करें। जहां तक भी सांसें जा रही हैं, केवल आप अनुभव करें। कोई प्रयास नहीं करना है कि श्वासें यहाँ तक जानी चाहिए। जस्ट रिलैक्स, बी रिलैक्स्ड।
केवल सांसों की लंबाई देखें। न महसूस होता हो तो भी कोई बात नहीं, केवल श्वास आ रही है, जा रही है। श्वासों के आने जाने के प्रति सजग हो जाएं। अब श्वासों का तापमान क्या है? श्वासें ठंडी हैं, गर्म हैं? श्वासों के तापमान के प्रति सजग हो जाएं। और शरीर को आराम से विश्राम और रिलैक्स रखें। विश्राम की अवस्था में शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं। और अपने मन को देखें। पहले से विचार कम हुए हों तो बहुत अच्छा, और विचार कम ना हुए हों तो बहुत ही आराम से एक लयात्मक ढंग से आप धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, घंटी बजाते हैं, तो घंटी के नाद से, उसके वाइब्रेशन से कुछ देर के लिए आप विचार रहित हो जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं। वैसे ही ओम के नाद से आप कुछ देर के लिए शांत होते जाएंगे। तो निरंतर एक लय में आपको ओम का नाद करना है, और ऐसा अनुभव करना है कि कोई भी थॉट्स आ रहा है, उस ओमकार के वाइब्रेशन में, नाद में वो लय होता जा रहा है, उसमें विलीन होता जा रहा है। तो प्रारंभ करें। ओ एक बार ओम का उच्चारण करें, फिर थोड़ा ठहरें, देखें कोई विचार है तो फिर से ओमकार का उच्चारण करें। विचार नहीं है तो फिर शांत होकर के बैठे। विचार की प्रतीक्षा करें कि विचार कोई नया आए, और नहीं आता है तो बस शांत होकर के बैठना है। यदि विचार आया तो फिर से ओमकार का नाद। ओ फिर से देखें, क्या आपके मन के सागर में कोई चंचलता की लहर उठी या कोई विचार आया? विचार आया तो फिर से ओम का उच्चारण, अन्यथा शांत होकर के केवल बैठे, केवल बैठे। Again, you have to repeat this process. फिर से कोई विचार आता है, फिर से ओम बोलें, अन्यथा शांत होकर के बैठे। तो अब आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। 2 मिनट तक आपको इसी तरह से ध्यान की प्रक्रिया में रहना है अपने आप। विचार आता है तो ओम, अन्यथा शांत होकर के बैठना और विश्राम करना। Now relax and just give a nice, beautiful smile on your face. कोई भी परिस्थिति हो, आप अपने आप को शांत, प्रसन्न रख सकते हैं। तो चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट,
ध्यान लगा तो प्यारी सी मुस्कुराहट, ध्यान नहीं लगा तो उससे भी प्यारी सी मुस्कुराहट। यू शुड बी हैप्पी। ध्यान के बाद मन के भीतर एक शांति और प्रसन्नता का अनुभव करें। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और सांस लें, ऐसा अनुभव करें कि वातावरण से आप ऊर्जा भर रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा। और फिर श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते छोड़ते ऐसा अनुभव करें कि आप बहुत ही विश्राम और रिलैक्स होने की अवस्था में जा रहे हैं। तो श्वास भरते हैं तो ऊर्जा मिलती है, श्वास छोड़ते हैं तो विश्राम मिलता है। तो इस तरह से 2 बार लंबी गहरी श्वास लें। और अपने भीतर एक शांति, ऊर्जा और प्रसन्नता का अनुभव करें। और प्रार्थना के साथ हम छोटे से ध्यान के सत्र का समापन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। साथ में सब लोग 3 बार बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। और धीरे धीरे अपने आप को सजग करें, अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और चेहरे पे एक शांत और प्यारी सी मुस्कुराहट। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। मे यू ओपन योर आईज स्लोली एंड ग्रेजुअली। So this is the just one small guided meditation. छोटा सा ध्यान का प्रकार था और इसको आप चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं, जो जैसा भी आप समझ पाए सीख पाए। हाँ, लेकिन पब्लिकली नहीं करना, भीड़ में बैठ के। अकेले हो, शांत हो, तो आराम से घर पे बैठ के आप इसे कर सकते हैं। और इस तरह से ध्यान की बहुत सी विधियां होती हैं। तो मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। ध्यान की विधियां अनेक हो सकती है, लेकिन ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के बाद फिर विधि समाप्त हो जाती है। तो ध्यान के 2 चरण, पहली क्रिया, दूसरी अवस्था। क्रिया मतलब जो भी मेथड, टेक्निक, चैंटिंग जो भी यूज कर रहे हैं, आप किसी बिंदु पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, कोई मंत्र का जप कर रहे हैं, या आप जो है श्वासों पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हैं। देयर आर वेरियस थाउजेंड्स ऑफ मेथड्स। तो वो सारी चीजें क्या है? क्रियाएं हैं। सांस ले रहे हैं, छोड़, सब क्रिया है। क्रिया हजारों लाखों हो सकती है, लेकिन क्रिया का उद्देश्य क्या है? आप अवस्था में प्रवेश करें। अवस्था बहुत सी है, उसके बारे में योगियों ने बताया है, और जो भी स्कॉलर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो उसका अनुभव करते हैं, बताते हैं। तो लेकिन एक समझिए कि ध्यान की क्रिया बहुत सी हो सकती है, लेकिन एक अवस्था जो कॉमन है वो है शांति और स्थिरता। ये 2 चीजें आपको ध्यान के बाद अनुभव होनी चाहिए। और उसके बाद फिर उसके बहुत से चरण है, प्रसन्नता है, मुदिता है, समाधि है। तो वो एक आगे का विषय है, वहां पे अभी नहीं जाएंगे। तो ध्यान के 2 स्टेज, पहले क्रिया मतलब मेथड, फिर ध्यान में स्थित होना या ध्यान की अवस्था, 2 चीज। तो ये एक छोटा सा ध्यान के बारे में हमने एक सत्र किया। तो अभी किसी को कुछ कहना है, पूछना है, कोई अनुभव है तो 5 मिनट हम कर सकते हैं। गुरुजी, ये बहुत बढ़िया सत्र था आपके द्वारा। जी मैं अनंत श्रीवास्तव बोल रहा हूँ गुरुजी, प्रयागराज से। जी 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 जी। गुरुजी, थोड़ा सा मैं शुरू से ध्यान और योग के विषय में उत्सुक रहा हूँ।
तो जी जी जैसे अभी आप करा रहे थे, एक छोटा सा सत्र था गाइडेड मेडिटेशन का, तो जी जी इसमें एक अवस्था में जैसे ये आ गई कि विचार शून्य हो जाते हैं, जी जी विचार शून्य हो जाते हैं। हेलो। जी। थोड़ा मैं हाँ जी। गायत्री मंत्र का उपासक हूँ। जी तो जी जी तो जब विचार शून्य हो जाते हैं गुरु जी, तो वो स्थिति जो है, जैसे आपने हम्म। कहा कि वो मुदिता, प्रसन्नता, स्थिरता वगैरह है, तो जी वो वो उस स्थिति के बारे में गुरु जी थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डाल दें, तो मेरी सहज जिज्ञासा है। मैं जी बस जानना चाह रहा हूँ कि विचार बहुत जल्दी, मेरे मेरे साथ क्या होता है, विचार बहुत जल्दी शून्य हो जाते हैं जी। और कुछ भी विचार नहीं आते। तो हम्म। उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? मैं बस सिर्फ ये जी जानना चाह रहा जी, आपने अपनी बात बताई। हालांकि अभी समय का अभाव है, मेरे पास समय है, लेकिन सत्र की लिमिटेशन है। उसका एक स्टैंडर्ड है 2 घंटे, 2 घंटे 10 मिनट, तो उसके अनुसार हम चलेंगे। लेकिन पहली चीज ये है कि आप किस साधना पद्धति से हैं, किस साधना परंपरा से हैं। तो आपने मुझे बताया गायत्री की साधना और परंपरा से आप हैं। तो गायत्री की बहुत से चरण होते हैं, उसकी बहुत सी विधियां होती हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता आप क्या फॉलो करते हैं, लेकिन जब आप शून्य में जाते हैं और कई दिनों तक शून्य के भीतर रहते हैं ध्यान में, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ते, तो इसका मतलब कि साधना के कैसा चरण आया, सेचुरेशन का पॉइंट आ गया। वहां से फिर आपको कुछ और एडिशन करना है, कुछ जोड़ना है, जिससे आप उस स्थिति से छलांग लगा सकें। ठीक है, तो पतंजलि ने समाधि के बहुत से चरण बताए हैं। तो निर्विचारता, विचार रहित होना भी एक समाधि का चरण है, अच्छा है, लेकिन वही नहीं है। दिस इज द एंट्री गेट, वो गेट है, उसके आगे बहुत लंबी यात्रा है। तो उसके आगे आप कुछ चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। एक अवेयरनेस को कैसे एक्सपेंड करें बॉडी में और बॉडी के बाहर, ये एक मेथड है, सीखना पड़ेगा। तो आप शून्य की अवस्था के आगे जाने के लिए अवेयरनेस के वेरियस मेथड सीख सकते हैं। दूसरा, उस शून्य की अवस्था से आगे जाने के लिए मंत्र क्या है, व्हीकल है। तो उसमें लंबे मंत्र नहीं, उसमें बीजाक्षर मंत्र क्या होते हैं, वो एक कह लीजिए व्हीकल की तरह होते हैं, जो आपको शून्य से आगे ले जाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, गुरु का अर्थ ये होता है जो आपकी साधना को समझ रहा है, जान रहा है कि आप कहाँ फंसे हो, तो आपको कैसे उससे निकलना है। तो उसके लिए आपको गुरु के साथ या मास्टर के साथ कुछ टाइम व्यतीत करना पड़ेगा, एक समय व्यतीत करना पड़ेगा उसके सानिध्य में, तब आप उस अवस्था से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो वितर्क विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादा, पतंजलि बोलते हैं जब आप निर्विचार होते हो तो आपको अध्यात्म का प्रसाद मिलता है, आध्यात्मिक उपलब्धियां आती हैं। लेकिन वो निर्विचार होने की भी कई स्टेजेस बताए हैं। ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा एक गहरा और गूढ़ गहन विषय है, उसके लिए एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सबके पास वो बैकग्राउंड होगा। तो आपको एक नंबर उपलब्ध होगा, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान दिया जा सकता है। और ध्यान आप कर रहे हैं, बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं, उसके कुछ लक्षण बताए गए। अगर वो लक्षण आपके चित्त में, चेतना में, शरीर में नहीं दिख रहे हैं, मतलब आप जिसे आप शून्य कहें, वो शून्य नहीं, आपकी जड़ता है। आप मूलाधार चक्र पे, या कह लीजिए कि एक अवस्था में आप जाकर के सो जाते हैं। तो कई बार आप बैठे बैठे सोने का अभ्यास कर लेते हैं, तो कई बार हम सोने को ही कहते हैं कि हम शून्य में चले गए, क्योंकि आप जो है नींद में भी तो शून्य में होते हैं, विचार रहित होते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि शरीर विश्राम की अवस्था में हो, मन विचारों से शून्य हो, और आपकी सजगता जागृत हो। ये 3 चीजें हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। अगर उसमें एक भी मिसिंग है, तो इसका मतलब ध्यान नहीं, कुछ और हो रहा है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न में मैंने प्रवेश किया है। जब आप मुझसे व्यक्तिगत संवाद करेंगे तो इसको हम और एलोबरेट कर सकते हैं। अनंत जी। जी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी जी, कुछ कहना है आपको? गुरु जी, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करूंगा। जी 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 जी, ठीक है। हाँ जी। हमारे तो धन्यवाद सर इतना जो आपने
अभी हम लोगों को पीस और जो ट्रांक्विलिटी का जो आभास कराया जाए, एहसास कराया जाए, उसके लिए सच में मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, शब्द बहुत सारे सोचे थे, पर मुझे नहीं लगता कि वो शब्द जो हैं काफी होंगे आपके परफेक्शन और आपको एक कंटेन करने के लिए। तो सर बस मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जी आप हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, वो भी 2 घंटे का समय जी निकाला, हम लोग को अपना जी ज्ञान दिया, अपने एक्सपीरियंस से निकाल के आपने जो जो चीजें बताई सर, वो सच जी में एक एक सीख भी है और हमें बताती है कि आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी के अलावा भी एक शांतिपूर्ण एक विश्व है। वो बस हमें उसमें प्रवेश करना है, हमें उसके बारे में जानना है, और वो काफी सुंदर है। इससे आजकल की जो चकाचौंध से हटके जो दुनिया है वो काफी सुंदर है और वहां पे काफी शांति है। तो स्वामी जी मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपने स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड फाउंडेशन के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप हमसे जुड़े, और सर हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम ऐसे ही लोगों तक ये ज्ञान दीक्षा पहुंचाते रहें, लोगों तक ये जितनी भी योग के बारे में हो गई या मेडिटेशन के बारे में हो गई, इन सब के बारे में चीजें पहुंचा, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है, जो एरा है, वो ऐसी हो चुकी है कि लोग कॉर्पोरेट की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, लोग बड़े बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं, पर वो अपने अंदर की जो शांति है उसे छोड़ रहे हैं, उससे काफी इनका ध्यान हटा जा रहा है। तो सर काफी जरूरी था, ये 1 इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटी थी हम सबके लिए। तो सर मैं आपका सच में बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको मैं स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड फाउंडेशन के बिहाफ पे बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच स्वामी जी। अंत में 1 मिनट का और समय लूंगा। जो हमने पूरा ये सत्र किया उसको हम 2 मिनट में समेटना चाहेंगे निष्कर्ष रूप में कि पहली चीज तो ये कि सबसे ज्यादा काम हम मन पे करते हैं। हमारी सारी लड़ाई मन के साथ है कि मन क्यों भागता है, मन कंसंट्रेटेड नहीं है, मन में बुरे विचार आते हैं। तो मन एक ऐसा तत्व है जिसके कारण से हम बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मन से लड़ते हैं। तो योग की जो प्राथमिक बात है, इनिशियल बात है कि मन आपके एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का हिस्सा है, उससे लड़ना नहीं है, उसको समझना है। तो पहली चीज मन को समझो। मन को समझोगे तभी ध्यान भी कर पाओगे, तभी पढ़ाई भी कर पाओगे, तभी जीवन में सक्सेस अचीव कर पाओगे। जीवन में जो कुछ भी करना है, बट ये मन जैसे बंदर और मंकी माइंड को समझना जरूरी है। मन के तत्व को समझना ये पहली चीज है। दूसरी चीज, ध्यान के लिए जो बेसिक 5 चीजें बताई उस पर जरूर काम करना। वो है आपका प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर फूड और प्रॉपर मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज ये है कि ये जो योग या ध्यान की विद्या है, ये 1 to 1 है, बहुत इंडिविजुअल, बहुत पर्सनल है। ऑनलाइन हम आपको इंस्पायर कर सकते हैं, ग्लिम्स दे सकते हैं, लेकिन सच में अगर इसको सीखना है, सच में जानना है, तो यू हैव टू कम। आपको आना पड़ेगा, आपको हमारे साथ जीना, हमारे साथ मतलब किसी भी ऐसे मास्टर के साथ जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तब जो मैंने एक बात की थी, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वो प्रक्रिया घटी। क्योंकि जो हमारा पर्सोना है वो बनाया हुआ है किसी दबाव के कारण, किसी तनाव के कारण। हम जो एक्चुअल हैं वो हमारा व्यक्तित्व नहीं है। सोसाइटी ने कह दिया ऐसा दिखना है तो बाल टेढ़ा काट लिए, बाल बड़ा कर लिए। सोसाइटी ने दिखना है ऐसा कपड़ा पहनना है, अच्छा है तो ऐसा कपड़ा पहन लिए। तो एवरीथिंग इज इम्पोज्ड, आपके ऊपर थोपा गया है, बट इट इज नॉट रियली यू। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। तो अपने आप को खोजने के लिए, अपने आप को जानने के लिए योग इस दुनिया का सबसे सुंदर माध्यम मैंने पाया है अपने अनुभव के आधार पर। तो इस सुंदर माध्यम से अगर सच में सच को खोजना है, स्वयं को पाना है, तो आपका स्वागत है। कभी हमारे साथ आइए, मिलिए, बैठिए, तो जरूर कुछ नई चीजें मिलेंगी। और योग को व्यापक रूप से समझने और जानने के लिए बस इतना जानिए कि योग से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप ईमानदारी से इस रास्ते पर आओ, ठीक है। बाकी बहुत से कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन एक ऐसा इशू है कि जिसपे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये कोई मेहनत करने वाला इशू नहीं है, ये समझने वाला इशू है। इस पे फिर कभी हम बात करेंगे, क्योंकि माइंड और ब्रेन कैसे काम करता है, ये एक अलग पूरा एक डिस्कशन है जो योग और ध्यान में होता है। तो आज हमने केवल इंट्रो किया, आप लोगों से मिले, रूबरू हुए, मुखातिब हुए, आपके साथ हमारा संवाद हुआ।
तो दीपेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नीलमणि जी को बहुत भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर धन्यवाद। आपको हमसे जुड़ने के लिए और ये बहुत जी ही सुंदर सा सेशन कराने के लिए आपने अपना जी इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर। और अब हम बढ़ते हैं एंडिंग की तरफ। तो स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके लिए ऐसे ही सेशन लाता रहेगा और हम ऐसे ही इंटरेक्शन बाइट्स और सेशंस जो कि स्पेशलिस्ट हैं ऑल अराउंड ग्लोब से, वो आपके लिए ऐसे सेशन हमारे थ्रू आते रहेंगे आपके लिए। स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड फाउंडेशन ने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं किसी भी हमारे सोशल मीडिया साइट पे या हमारी वेबसाइट पे svworldfoundation.com पे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और सेशंस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको एक रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड की गई होगी जो कि फीडबैक लिंक भी है, आप उसको फिल करके अपना सर्टिफिकेट जो है पा सकते हैं इस सेशन का, जो कि अंत तक बने रहे हैं और हमारे ऐसे ही सेशन आते रहेंगे। तो इन सेशंस का लाभ अपने परिवारजनों को, अपने जो अड़ोस पड़ोस जो लोग हैं, अपने आपके दोस्त जो फ्रेंड सर्कल्स हैं उनको भी पहुंचाइए। नेक्स्ट टाइम सेशंस होंगे उनको प्लीज आगे से आगे फॉरवर्ड करिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस जो कि हैं 1 in a million, जैसे कि आज का सेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब आप ये मीटिंग जो है रिलीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो 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 यस भैया, भैया लिंक कहाँ पे आया है? मैसेजेस